नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुई सून पर। और जैसा कि आपको पता है कि संक्रमण की सुनामी के इस दौर पे एक हमारी ये छोटी सी मुहिम है कि आप तक हम लीगल दुनिया के और जगत के उन जाने माने चेहरों को लाएं और उनसे आपको परिचित कराएं जिन्होंने हमारे समाज में कानून के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। और साथ ही एक हमारी छोटी सी इस पहल के ज़रिए हम ये भी चाहते हैं कि जो नकारात्मकता का जो माहौल हमारे देश में फैला हुआ है सुनामी को लेके, और ख़ासकर हम सब घरों में अपने बंद हैं, तो अच्छे अच्छे बातें आपसे की जाएं ताकि कुछ पॉजिटिविटी हम अपने समाज में अपनी बातों के ज़रिए आप तक ला सकें। और आज इसी श्रृंखला में हमसे एक बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मिस्टर तारिक खान साहब, जो कि भारत के एक बहुत प्रसिद्ध फर्म, जो एक बुटीक फर्म है जिसमें वो आर्बिट्रेशन हैंडल करते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडल करते हैं, एडवानियन कंपनी, उसमें बतौर सीनियर एसोसिएट कार्यरत हैं। और उन्होंने बहुत ही छोटे अपने एक दशक के कार्यकाल में अपना एक स्तंभ कायम किया है, जहाँ पे मैं कहूँ अगर तारिक एक बहुत अच्छे ऑथर भी हैं, मेंटर भी हैं, थॉट लीडर भी हैं, और बहुत अच्छे तो वकील ही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है तारिक आपका हमारे शो सुई सुन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ एक ऐसा वन टू वन सेशन फाइनली हो रहा है, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आपके साथ एक डिस्कशन हो पाएगा आज। एंड मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ आज। जी नहीं, ये हमारा भी सौभाग्य है कि आपने वक्त निकाल के आप हमारे इस मंच पे आए। और सवाल जवाब की जो हमारी एक प्रक्रिया होती है, जो औपचारिकता होती है, उससे पहले जाने से पहले, जिससे पहले हम आपकी कानूनी दुनिया की तरफ कूद लगाएं और अपनी पैनी नज़र उस पर रखें, हम हमेशा शुरुआती तौर पे चलते हैं आपके जीवन के, जहाँ पे हम आपसे ये ज़रूर पूछते हैं अपने मेहमानों से कि थोड़ा सा हमारे जो यंग दर्शक हैं, खासकर जो बच्चे हैं, जो नए वकील हैं, जिनके लिए आप एक मिसाल भी हैं बहुत अच्छी, उनको अपने जीवन के शुरुआती तौर पे ले चलें, जहाँ आपकी शुरुआती पढ़ाई, आपका जन्म, और कैसे वो पहलू आपके जीवन में आया जहाँ आपने सोचा यार मुझे वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए और वकील बनना चाहिए। सर, मैंने तो कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मुझे वकालत करनी है। जी। और मैं बहुत छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर नाम है उस जगह का, जहाँ मेरी पैदाइश हुई। और वहीं पे मेरी स्कूलिंग भी हुई है पूरी। जहाँ पे एक बहुत एवरेज स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई है, कोई ऐसा बहुत अच्छा स्कूल नहीं था। बट प्रॉब्लम ये होती है छोटे शहरों में, अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो इंग्लिश पे ज्यादा फोकस नहीं होता है। जी। और अगर आप दिल्ली जैसी जगह की बात करें या किसी भी महानगर की बात करें, तो आपको ये देखने में मिलता होगा कि अंग्रेजी को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, और जी। उसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, और लोगों को काफी जज किया जाता है कि अगर उन्हें अंग्रेजी अच्छी बोलना नहीं आती है तो उनको अनएजुकेटेड कहा जाता है। लेकिन मुझे पर्सनली ये फील होता है कि अंग्रेजी सिर्फ एक माध्यम है दो लोगों के बीच में किसी भी तरीके की वार्तालाप बातचीत करने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि किसी की काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसको अंग्रेजी आती है या नहीं। तो जी। आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो नॉलेज है, वो ज्यादा मैटर करती है। बट हाँ, ये है कि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं, जैसे हमारी वकालत में भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मैंडेटरी है, जरूरी है अंग्रेजी आना। और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे से आपने इंग्लिश जजमेंट्स पढ़ी हुई हैं, तो वो नेचुरली जुबान पे आ जाते हैं अल्फाज। और मुझे ये लगता है कि वो इंसान सीख जाता है। लेकिन किसी को इस ग्राउंड पे जज करना कि वो अपनी राष्ट्रभाषा बोल रहा है, वो गलत है। बट ऐसा ही माहौल रहा हमेशा, और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल। मैं हिंदी में ही कंफर्टेबल रहा हूँ हमेशा। हिंदी मीडियम ही मान लें आप, कहने को तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, बट जी। पढ़ाई बहुत ही बेसिक थी। उसके बाद जब मैंने वहां से पढ़ के दिल्ली आने का सोचा, तो दिल्ली आना आसान नहीं होता किसी भी इंसान के लिए जो छोटे शहर में बिलोंग करता है। जी। एज सच कोई हमारा सपोर्ट नहीं था दिल्ली में, मुझे कोई जानता नहीं था, ना कोई हमारा फैमिली फ्रेंड था वहां पे जिसके भरोसे हम लोग आ जाते और थोड़ी सपोर्ट मिल जाती। फिर यहाँ पे आके मैंने जामिया में जब एंट्रेंस दिया, मेरी पढ़ाई साइंस साइड से हुई है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जी। एंड कंप्यूटर साइंस। और मुझे मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आती थी। मुझे आज भी याद है, मेरे मैथ्स में बहुत ही बुरे नंबर आए थे। आई थिंक आई वाज ऑन द बॉर्डर लाइन। मेरे आई जी। थिंक पासिंग मार्क्स शायद 48 49 थे। तो ट्वेल्थ में मेरे यही मार्क्स आए होंगे। और बाकी सब में अच्छे आए थे, और मैं ज्यादा पढ़ाई में एक्टिव था नहीं, क्योंकि मुझे ना पढ़ने का शौक था। मेरे लिए रीडिंग बिल्कुल भी नहीं थी, मैंने कभी कोई लाइफ में किताब नहीं पढ़ी थी। जी। और अंग्रेजी नहीं आती थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ कि मुझे स्टेज फ्राइट था, प्रॉपर वाला। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आज ये बोल रहा हूँ, लेकिन अगर असेंबली में बचपन में स्कूल में वो थॉट ऑफ द डे बोलने को बोलते थे, प्रिसेप्ट होता था एक हर जी। रोज। जी। तो एक लाइन का मुझे एक बार बोलना था, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तो मैं छुट्टी कर ली मैंने, उस दिन मैं पहुंचा ही नहीं था, क्योंकि मुझसे नहीं फेस किया जाता था पब्लिक को। जी, एक स्टेज तो राइट। ये जी। वजह थी कि हाँ, तो स्टेज फ्राइट और इंग्लिश में कमांड ना होना, और तीसरी चीज की रीडिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम थी। तो इन चीजों की वजह से मैंने कभी नहीं सोचा था लॉ को मैं कभी भी कंसिडर कर सकता हूँ।
मैंने बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स चाहते थे, बिकॉज़ हर किसी मिडिल क्लास फैमिली का ये ड्रीम होता है कि भाई डॉक्टर या इंजीनियर हमने सुना है बचपन से। जी, तो जी। हमें तो वही पता था, इसलिए हमने साइंस और मैथ्स को लिया। बट मैथ्स बहुत मुश्किल थी, कैलकुलस और इंटीग्रेशन से मुझे बहुत डर लगता था और आज भी लगता है। और मुझे लगता नहीं मैंने क्यों इतना टॉर्चर किया अपने आप को। कभी जबकि आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं आर्बिट्रेशन कि कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट्स में तो यही सब होती है और आपके क्लाइंट अब आपको आके पूरा ब्यौरा देते होंगे इसका। जी, जी। नहीं, नहीं, बट जो 12th वाली होती है वो तो अलग ही होती है। उसमें जी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन और ये पता नहीं कितने रूट स्क्वायर एंड आई डोंट नो। मुझे तो वो जी। आज तक समझ में नहीं आया, बट कैसे करके मैंने याद करके ही उसको एग्जाम दिया और पास हो गया किसी तरीके से, फॉर्चुनेटली फेल नहीं हुआ। और इस वजह से मैं जब खत्म हुआ मेरा कॉलेज, सॉरी स्कूल, तो फिर मुझे डिसाइड करना था कि मेरा करियर में क्या करना है। तो जी, मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया। एआई ट्रिपल ई होता था एक, तो मेरा जी। उसमें आई थिंक 1000 में रैंक आई थी कुछ। तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और मैं ब्लैंक था और करियर का कोई अता पता नहीं था। तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी मेरे लिए, बिकॉज अगर आपका नहीं होता एंट्रेंस वगैरह में, तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करते आप, तो यू फील लाइक अ कंप्लीट लूजर। और जी, आपको ये बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग होती है कि आपका करियर खत्म हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज बाकी सारे साथ के जो लोग थे उन्होंने किसी तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया। बट मेरे लिए फीस का बड़ा इशू था, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था प्राइवेट कॉलेज दूर दूर तक। सो ये एक प्रॉब्लम रही। तो स्कूलिंग और कॉलेज तक की जर्नी तो यही आई थिंक। ये आपने इतनी बढ़िया बातें की और मैं इससे काफ़ी तक सहमत भी हूँ क्योंकि मेरा भी जो बचपन गुजरा वो छोटे छोटे शहरों में बहुत गुजरा क्योंकि फादर हमारे सरकारी नौकरी में थे और तबादले बहुत होते थे। और मुझे याद है कि मैंने अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ाई शुरू करनी शायद क्लास फोर्थ या फिफ्थ में की होगी, जब मेरी मदर जो कि टीचर भी थी उन्होंने बोला कि अब इंग्लिश का भी हम शुरू करा लेते हैं। और मैं समझ पाता हूँ कि जब भी हम छोटे शहरों में देखिए महत्वाकांक्षाएं तो होती हैं बच्चों की, साथ ही जो चुनौतियां बच्चे फेस करते हैं इस देश के वो ये है कि घर में जो बोलचाल की भाषा होती है वो अंग्रेज़ी नहीं होती। हिंदी में या जो भी वहाँ का जो लोकल डायलेक्ट है हमारे देश का, चाहे वो कोई भी कस्बा हो, जिला हो या छोटा शहर हो, भाषा आमतौर पर भी बोली जाती है। घर में आमतौर पर अंग्रेज़ी में कम लोग बातचीत करते हैं और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव मुझे लगता है हमारी एजुकेशन व्यवस्था में भी पड़ता है क्योंकि जो हमारे जो अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं जो पढ़ाने आते हैं, आपने बोला कि इंग्लिश हो सकता है बोलने के लिए, स्कूल हो सकता है बोलने के लिए इंग्लिश मीडियम हो, लेकिन पढ़ाई वहाँ पे भी मतलब दिल से तो हिंदुस्तानी है, तो वही है कि भाषा उसी भाषा में पढ़ाई हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं बच्चों के कॉन्फिडेंस में मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसका इसका एक फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि आपने बताया कि एक छोटे शहर से महानगर में आना, दिल्ली ऐसी जगह में जहाँ हर दूसरा बच्चा फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल रहा हो, तो कहीं ना कहीं एक सकपकाहट आ जाती है। और कल्चर बहुत फ़र्क है दिल्ली जैसे जी। शहर का, देश की कैपिटल है, महानगरी है, तो ये एकदम मैं आपसे हाँ, सहमत हूँ इस कल्चर बात में। शॉक होता है। कल्चर जी, शॉक भी कल्चर है, शॉक लैंग्वेज होता शॉक है। भी है। जी, मैं जब नया आया तो मुझे एक्सेप्टेबिलिटी में बड़ी प्रॉब्लम हुई, मुझे लोगों ने दोस्त नहीं बनाया, जी, बिकॉज़ उनके लिए मैं एक यू नो गाँव से आया हुआ, उनको ये शहर नहीं लगता था। उनके लिए यूपी का एक छोटा कस्बा शहर नहीं है, तो जनरली मुझे दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक समबडी जो एक बिल्कुल ही अलग जगह से आया है। क्योंकि जी, यहाँ के लोगों को भले ही वो नॉर्मल स्कूलिंग भी हो, दिल्ली का एक एक्सपोज़र ऐसा है, जिसकी जी, वजह से लोग थोड़ा अपने आप को सोचते हैं कि भई हम कैपिटल सिटी में पले-बड़े हैं। भले ही जी, उनको नॉलेज हो ना हो, वो सब सेकेंडरी है। बट वो अपने आप में क्लास प्रिज्यूम कर लेते हैं कि भाई हम एक डिफरेंट जॉनर है और जी। आपको मार्जिनलाइज कर देंगे। तो हाँ, ये तो फीलिंग होती है। नहीं, कहीं न कहीं तो देखिए यही है कि महानगर में वही है कि इतना हर प्रांत से और हर देश से और हर जगह से लोग आए हैं तो समावेश हुआ है, लेकिन आके अपने आप को एडजस्ट करना शुरुआती तौर वाक़ई बहुत मुश्किल होते हैं। और ये बात से तो मैं पूरी आपकी सहमति जताऊँगा कि मैं भी जब स्कूल के लेवल पे यहाँ पे आया तो मुझे भी एक कल्चरल और एक जो कहते हैं ना कि छोटे शहर का बच्चा बड़े शहर में आ जाए और वहीं यहाँ पे वो जैसे मैंने बताया कि हर बच्चा यहाँ पे फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल रहा है, तो आपको अपने आप को ये बदलना भी है, चुनौती भी है। और लेकिन दिल्ली में रह के वो ये है कि फिर वो आपको कैरेक्टर में निखार भी आ जाता है कहीं न कहीं, क्योंकि फिर आप वही है ना कि जो बाकी लोग हैं उनकी समझ से आप भी समझ रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है जी। कि जो आपके रूट्स हैं उनसे भी आप जुड़े रहें, क्योंकि अगर देश में बदलाव लाना है तो तभी होगा जब कहते हैं ना कि जब आप रूट्स में अपने वापस जाके कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये तो आपने अपनी जर्नी बहुत अच्छी बताई है तारिक साहब। इसके बाद ये मैं अब जामिया की जर्नी पे आपके आएंगे कि आपने यहाँ तक तो अपनी कहानी पे सस्पेंस क्लिफ हैंगर जिसको हम कहते हैं सीरियल में, वो आपने लाके छोड़ दिया कि एआई ट्रिपल ई का आपने इम्तिहान दिया। इंजीनियरिंग का इम्तिहान होता है, जाहिर सी बात है कि माता पिता की महत्वाकांक्षाएं होती हैं बच्चों के साथ। और हर मतलब लॉ तो लोग अभी भी मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक अब जाके शायद शुरू कर दिया हो प्राइमरी फोकस करना, क्योंकि लॉ स्कूल का कल्चर आ गया है। लेकिन एमबीए है, बीबीए है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, इसको बहुत तवज्जो दिया जाता है हमारे देश में। और उसके बाद आपने बताया कि वहाँ पे आपकी हज़ार में कुछ रैंक आई और थोड़ा सा आपको निराशा हुई। और फिर वो कौन से पहलू रहे आपके लाइफ में जहाँ आपने सोचा अब यार जामिया का एंट्रेंस देते हैं, वकालत भी ट्राई करते हैं, और फिर उस वकालत के सफ़र पर आपको शुरू करेंगे जहाँ पे मैं आपसे और सवाल जवाब थोड़े से पूछूंगा। पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना भूल गया, मुझे शुरू में बोलना चाहिए था।
बट जी, ये जो आपने शो हिंदी में शुरू किया है, मुझे इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको देनी है, बिकॉज जी, मेरा ये हमेशा ख्वाब था कि जो हिंदुस्तान में हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, मैंने कितनी बार लोगों से रिक्वेस्ट करी कि भाई एक वेबिनार करा लो हिंदी में, इतने वेबिनार्स हो चुके हैं इंग्लिश में, जी, बट पता नहीं क्यों बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाया जो मेजोरिटी हमारे देश के लोग हैं जिनको सच में जरूरत है। और जी, मतलब मैं ये जरूर सोचता हूँ कि हमारे जो इन गांवों के और शहरों के जो लॉ कॉलेजेस हैं उनके बच्चों को ज्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी जगह तो सब गाइडेंस की कोई कमी नहीं है, जी। लेकिन उनमें काबिलियत है। लेकिन आपने ये बहुत अच्छा शो शुरू किया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। जी। और मतलब ये मेरा पर्सनली एक आपको शुक्रिया आप एक्सेप्ट नहीं, करें। धन्यवाद। लेकिन इनफैक्ट जी, जी। आप बोले, मैं उसके बाद जोड़ता तो मैं मेरी जो आप लॉ जर्नी की बात आप कर रहे थे, तो बेसिकली लॉ तो मुझे सुनने में यही आता था कि जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो लॉयर बन जाते थे। हूँ। जी। मैंने तो ये सुना था, अब ये पता नहीं सच है कि गलत नहीं, है, नहीं, ये बड़े बुजुर्ग बट भी कहते हैं और हमारे शो पे आके बहुत लोग इस बात को कह देते हैं। जी, हाँ, लेकिन अब होपफुली आई थिंक अब तो सिचुएशन काफी बदल चुकी है। आप जैसे अच्छे लॉयर्स हैं, लोग जो अच्छा नाम क्रिएट कर रहे हैं, जी, तो बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिल रही है कि भाई हमें भी इनकी जैसा बनना है। तो मेरे हिसाब से मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने अपने फादर को क्लियरली बोल दिया था कि मैं कुछ भी करूंगा बट लॉ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता था लॉयर का टैग एक थोड़ा अच्छा इसलिए टैग नहीं कहते हैं होगा। कि नेवर टेम्प्ट फेट, क्योंकि जब जब हम चुनौती देते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उल्टा ही होता है। जी, वही वही होता है जो हम नहीं चाहते हैं, डेस्टिनी हमेशा वही हमें लाके पटकती है, जो हम नहीं चाहते हैं वही हो जाता है, और हमारे जी, हिसाब से तो कभी कुछ चीजें नहीं चलती हैं। जी। हमें लगता है वी आर इन कंट्रोल, लेकिन डेस्टिनी पूरी कंट्रोल हो रही होती है। एब्सोल्युटली। बट उसमें जब कुछ भी समझ नहीं आया, तो मुझे मुझे जब ये पता चला लॉ में मैथ्स नहीं होगी एज सच, तो मैं बड़ा खुश हो गया। तो मैंने लॉ का एंट्रेंस भर दिया फोर्सफुली। जी, एंड जब क्योंकि नहीं कहीं हुआ, तो फादर ने बोला अब तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। तो जामिया का इसलिए भरा था बिकॉज क्लैट में मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था कि क्लैट का एंट्रेंस भरो, बट क्लैट का फॉर्म शायद 1000 2000 या आई डोंट नो कितने हजार का था। तो जी, मैंने सोचा भी नहीं उस फॉर्म को भरना, बिकॉज ये बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैंने कभी क्लैट का फॉर्म नहीं भरा, नेवर एवर। जी, एंड मुझे सोचा कि क्योंकि मैं जामिया के आसपास रहता था, मैंने कहा कि भाई खर्चे बचेंगे और आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जी, फीस 5000 रुपए थी साल की, तो मैंने कहा ये चलो किसी तरीके से मैनेज हो जाएगा। जी। प्लस नामी तो गिरामी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, देश की बहुचर्चित यूनिवर्सिटी है, तो जी उसका एक अलग रुतबा है। जी, जी, तो इस वजह से मैंने जामिया का एंट्रेंस भरा और फॉर्चुनेटली आसानी से हो गया। एंट्रेंस कुछ टफ नहीं था फ्रैंकली। जी। और जब एंट्रेंस में नाम आ गया, तो फिर मैंने कहा कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो चलो यही करते हैं। हम्म। एंड मैंने जामिया में एडमिशन लिया। सो ये जर्नी है जामिया में एडमिशन की, कि मैंने लॉ में कैसे एंट्रेंस ली। नहीं, तो बहुत बढ़िया आपने इतनी अच्छी बात बताई कि देखिए, जो बच्चे खासकर इसको देखते हैं और जो नए वकील भी, इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम किसी मेहमान को लेकर आते हैं, इसलिए कि आप निराशावादी ना बने। देखिए कितनी आशावादी कहानियां हैं हमारे देश में, कि लोग मतलब कहते हैं ना, विपरीत स्थितियों से गुजरते हुए, चुनौतियों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और तारिक साहब की वैसी ही कहानी। तो तारिक साहब, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि 5 साल का कोर्स आपने किया, 5 वर्षीय कोर्स था, क्योंकि जामिया मेरे ख्याल से दोनों ही कोर्स ऑफर किए जाते हैं, 3 ईयर भी और 5 ईयर भी, क्योंकि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी आई है। थिंक 3 इयर्स अब हट चुका है, पहले 3 इयर्स होता अच्छा। था, यू आर राइट। जी। लेकिन अब सिर्फ 5 साल बता रहे हैं जी। तो इन 5 साल में, क्योंकि बच्चे बहुत बार ये सवाल करते हैं, आपसे भी करते हैं, लेकिन इस मंच के जरिए मैं आप तक ये उनकी बातें रखना चाहता हूँ कि इंटर्नशिप्स की बहुत बातें होती हैं, इंटर्नशिप्स के स्ट्रगल को लेके बहुत बातें होती हैं। बच्चे कहते हैं कि भाई कई बार डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हमको हमारे कॉलेज के बेसिस पे, कि इंटर्नशिप्स नहीं मिलती। पब्लिकेशंस को लेके बात होती हैं कि कितनी ज़रूरी हैं पब्लिकेशंस, कितनी ज़रूरी हैं मूट कोर्ट्स। तो इन सब पे एक तो मैं आपका मत जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, क्या आप भी इन संघर्षों से होकर गुजरे, और अगर गुजरे तो आपने क्या क्या उपाय, क्या क्या तरकीबें निकाली अपने उन 5 साल में लॉ स्कूल के, जो कि आपको एक कहते हैं ना, स्प्रिंग बोर्ड दे सके टू लॉन्च योर करियर वंस यू ग्रेजुएट। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, जामिया में जब मैं आया था, तो जामिया में ना मूटिंग कल्चर था, ना प्लेसमेंट का नाम सुना था, ना हमने कोई इंटर्नशिप का नाम सुना था। जी, और अब तो जामिया बहुत अच्छा कर रहा है बाय गॉड्स ग्रेस, लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट थी। मुझे एक चीज ये बतानी है इस चीज में कि स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि कैसे चलेगा लॉ कॉलेज में, क्या होगा, बिकॉज कोई गाइडेंस बनी था ना, कोई फैमिली में लॉयर था। जी, तो जब पहली क्लास हुई थी कॉन्ट्रैक्ट की, आर के बांगिया की किताबें कितनी मोटी लेके आए थे टीचर हमारे, तो मुझे लग रहा था ये किताब 5 साल चलेगी। सेकंड क्लास थी टॉट्स की, तो वो भी मुझे लगा कि 5 साल यही दो किताबें चलनी है और एक दो सब्जेक्ट और होंगे। मुझे नहीं पता था ये सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए लिमिटेड है, और इसके बाद जी, जेन्युइनली मतलब इसमें कोई मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। और मैं जी, बैक बेंचर था, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था कि टीचर मुझे कभी उठा के मुझसे कोई सवाल पूछे। क्लास में एक दो बच्चे थे जो अंग्रेजी बोलने लगे, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा भाई तो बड़े काबिल बच्चे हैं। तो पहली क्लास में ही समझ में आ गया था कौन अच्छे बच्चे हैं और कौन डफर हैं। जी, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा बहुत बहुत एवरेज निकला, मेरी पॉइंटर्स बहुत ही खराब थे। आई वाज फेल नहीं हुआ कभी आज तक किसी भी सेमेस्टर में, थैंकफुली। जी, लेकिन
9 में से मुझे मिले थे 5.83 पहले सेमेस्टर के ग्रेड थे, जो कि बहुत ही लाइक एवरेज थे, बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं थे, बट मैं खुश था क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी और ना कोई डायरेक्शन था, ना कोई इंटर्नशिप करी। तो जब ये चीज हुई, इस चीज को मैंने इस तरीके से हैंडल किया कि अब कुछ तो करना है। कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स आए, शुरू में हम कैजुअल थे फर्स्ट ईयर तक, लेकिन फर्स्ट ईयर में हमने एक मूट कोर्ट किया। जब हमें पता चला मूट कोर्ट हो रहा है तो हमारे साथ जबरदस्ती करी गई कॉलेज में, क्योंकि 7 टीम हो रही थी, 8वीं टीम चाहिए थी, वो इंट्रा मूट था। जी। तो 8वीं टीम के लिए उन्हें ये रियलाइज हुआ कि भाई एक फर्स्ट ईयर की टीम ले लेते हैं, जबकि फर्स्ट ईयर वालों को अलाउ नहीं होता था, कभी जी। किसी फर्स्ट ईयर ने मतलब ट्वेल्थ मैन पार्टिसिपेट वाली नहीं किया। कैटेगरी में आप आ गए, जैसे क्रिकेट में होता है ट्वेल्थ मैन वाले के। जी। तो उन्हें इवन नंबर बनाना था, उन्हें एक डमी टीम चाहिए थी, तो उन्होंने हमसे बोला कि आप लोग टीम बनाएं। जी। हमने टीम बना दी मजाक मजाक में, और हमने उसी को, एक मेरी कॉलीग थी वो इंग्लिश बोलती थी, तो उसको हमने कहा ये अच्छा काम कर लेगी। और मेरा जो एक फ्रेंड था, हमने फ्रेंड को टीम बना लिया कि हम लोग दिन में साथ ही रहते हैं तो चिल करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मूड जब पास आया 2 दिन पहले हमें समझ में आया कि हम कैंसिल कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर सकते। फिर हमारे सीनियर्स ने हमें ऐसा जबरदस्ती करी कि भाई देखो, टीम तुम्हें अटेंडेंस नहीं देगी, बैठने नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, और ये बहुत हमें धमकाया। तो हमें लगा भाई कि करना ही पड़ेगा। तो हमारी जो तीसरी टीममेट थी उसने बैकआउट किया। तो एक रात पहले हमने मेमोरियल बनाने की कोशिश करी। जी। मेमोरियल बनाने के लिए मुझे फुटनोट डालना नहीं आता था, लैपटॉप भी मैंने शायद अपनी सिस्टर का लिया होगा, मेरे पास लैपटॉप नहीं था। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे माउस को नीचे ला ला के कि वो फुटनोट कैसे डलेगा, बट फुटनोट नहीं डला। पूरी 2 घंटे ट्राई करने के बाद हमने फिर एक ड्रॉप कर दिया मैसेज कि हम कल नहीं कर पाएंगे मूव। फिर उन्होंने सुबह में अर्ली मॉर्निंग फोन करके बोला कि यू गाइस आर गोइंग टू बी सस्पेंडेड और आपके साथ बड़ी इंक्वायरी हो जाएगी ये वो। जी। तो हम लोग डर गए, तो हमने फिर किसी तरीके से 2 पेज का मेमो बनाया। स्टेट ऑफ ट्रैवलिंग पे प्रॉब्लम थी, 2 पेज का मेमो बना के स्पीकर बनने की बारी आई, तो पूरा फर्स्ट ईयर बड़ा एक्साइटेड था। और लोगों ने हमें बड़ा डरा दिया था थर्ड ईयर ने, अरे तुमने हिम्मत कैसे कर ली है, तो फोर्थ ईयर में लोग करते हैं, तुम लोग के साथ हम्म। तो बहुत बेइज्जती होने वाली है। तो पूरा क्लास बड़ा एक्साइटेड था फर्स्ट ईयर का, सब आके बैठ गए। फिर आई वॉज ट्राइंग टू रन अवे, लिटरली मैं चाह रहा था मैं भाग जाऊं, बट किसी तरीके से मुझे स्पीकर बना दिया। और मैं कुछ भी, जो भी मेरे मुंह से निकला, सर मैम ये वो, लेग्स वर शेकिंग, मेरे हाथ कांप रहे थे, बिल्कुल लिप्स ड्राई हो गए थे मेरे। जी। और लेकिन कुछ भी करके वो आधा घंटा जब मैंने बोला तो आई केप्ट स्पीकिंग। तो जबरदस्ती मुझे पुश किया गया और मैंने ट्राई किया, और सरप्राइजिंगली हम वो मूड जीते भी, और हमने फिफ्थ ईयर्स को भी हराया। तो वो उससे कॉन्फिडेंस बहुत मिला कि यार पुश किया लोगों ने, लेकिन बेहतरी के लिए हुआ। तो मूड कोर्ट्स तो बहुत ही अच्छी चीज है, आपका कैरेक्टर ब्रिंग आउट करती है। क्योंकि एक लॉयर और एडवोकेट में जो फर्क है वो यही है, लॉयर आप बनेंगे अगर आप पढ़ाई करेंगे लॉ की, एडवोकेट जो आप बनेंगे वो स्किल से बनते हैं, स्किल सेट जी। एडवोकेसी। और वो स्किल लाने के लिए आपको, आपके अंदर इनेट होती है मोस्टली, बट आप उसे पॉलिश कर सकते हैं। और आपको तभी पता चलेगा जब अपने आप को चैलेंज करेंगे आप और इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मुझे लगता है मूड कोर्ट से अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं होती लॉ स्टूडेंट्स के लिए, टू ब्रिंग आउट दैट स्किल और अपनी ओरेटरी स्किल्स, क्योंकि इसमें आप टीम वर्क सीख रहे हैं, इसमें आप रिसर्च कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं। तो हर वो चीज कर रहे हैं जो एक लॉयर रियल लाइफ में करता है। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और हर सेमेस्टर एक मूड कोर्ट तो आपको किसी भी सूरत में करना ही करना है। जी। और दूसरी चीज, रही बात इंटर्नशिप्स की, तो पॉलिटिक्स तो खैर हर कॉलेज में होती है, और मूड कोर्ट्स में बहुत पॉलिटिक्स होती थी, बट वो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। बहुत जी। मजा आता है इस चीज में, लेकिन कल्चर वो तभी बना हमारे कॉलेज में हम्म। जब हमारे आपस में कंपटीशन बढ़ा। जब हम लोग को ये लगा इससे बेटर मुझे करना है, उसको लगा, तो आपस में कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी कंपटीशन। तभी मूटिंग कल्चर बना, हर कोई मूट करने के लिए इंटरेस्टेड हुआ, आप कॉलेज के लिए रोल मॉडल बने। और उसी लिए क्या होता है, जूनियर्स आपको देखते हैं, आपके आने वाले जी। जूनियर्स। और उस वजह से हमने इंटर्नशिप में ट्राई करा, लेकिन इंटर्नशिप का कोई अता पता नहीं था। ईमेल लिखना भी नहीं आता था हमें, मुझे लगता है हमारी भी गलती रही होगी। पहले तो मैं डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन बोल बोल के अपने आप को सेटिस्फाई करता रहा कि हम जामिया के हैं तो प्रॉब्ली नेशनल स्कूल वालों को मिल जाता है। लेकिन जी। उनकी एप्लीकेशंस फ्रैंकली बहुत बेहतर होती हैं हमसे, उनके सीवीज बहुत टेलर्ड होते हैं, बहुत ही प्रॉपर तरीके से कवरिंग लेटर होता है, कुछ कॉपी पेस्ट नहीं होता। हमारे में अब मैं मुझे अब पता चल रहा है, बिकॉज आई एम ऑन द अदर साइड, और अब जी। मैं देख सकता हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, इन बेचारों को गाइडेंस होती नहीं है, कोई फोकस नहीं है कॉलेजेस का कि कैसे अप्लाई करो, कैसे सीवी बनाओ। 5 पेज का सीवी बना रहा है, कोई 10 पेज का बना रहा है, कोई कुछ भी लिख रहा है, और जी। इंग्लिश पूरी गलत लिखी हुई है, फॉर्मेटिंग नहीं हुई है। एंड देन आप लिखते हो तो कॉपी पेस्ट करके सबको भेज रहे हो, फर्म का नाम किसी और डाला हुआ है, दूसरी फर्म को भेज दिया। तो यही सारी प्रॉब्लम्स हैं। कवरिंग लेटर में इतनी मिस्टेक्स होती हैं इंग्लिश में कि आप प्रूफ रीड नहीं करते। तो इतना बुरी तरीके से अप्लाई करते हैं कि आपको चांसेस बिल्कुल ब्लीक हो जाते हैं। एंड जी। आप अप्लाई कर रहे हैं गलत ईमेल आईडीज पे जो पुरानी लिखी हुई हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि जो टॉप लॉ फर्म्स हैं आप सिर्फ वहीं कर रहे हैं, मीडियोकर्स को आप भूल ही गए, स्मॉल जी। बुटीक फर्म्स को आप कंसिडर नहीं करते हैं, सबको टॉप लॉ फर्म में करना है।
तो आई थिंक ये सारी चीज़ों पे अगर वर्क किया जाए तो इंटर्नशिप्स का काफ़ी चांस है। मेरे केस में मैं लकी था कि मैं लिटरली कोर्ट डेली जाता था। जी, अपने कॉलेज खत्म होते ही सीधा बस पकड़ के चला जाता था कोर्ट। मैं लॉयर्स को पीछे स्टॉक करता था लिटरली, जो बहुत गलत है, आई नो इट्स अ रॉन्ग टर्म। जी, लेकिन मैंने लिटरली जा जाके लोगों से इंटर्नशिप मांगी, बहुत बार रिजेक्ट हुआ और मुझे समझ नहीं थी, तमीज ही नहीं थी कि भाई किस तरीके से अप्लाई करो, ये बहुत गलत अप्रोच है और उससे काम नहीं बना। लेकिन फिर कुछ जगह मैंने अप्लाई किया सिंसियरली, 3 साल बाद मुझे हरीश साल्वे सर के ऑफिस से इंटर्नशिप मिली। लेकिन होपफुली लाइक मेरी किस्मत देखिए आप, उस वक्त मुझे अमरचंद में भी जॉब मिल गई, इंटर्नशिप मिल गई थी। तो मैंने अमरचंद किया बिकॉज मुझे मिक्स चाहिए था। आइडियली मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको क्लियर है आपको लाइफ में क्या करना है, तो सारी इंटर्नशिप उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। लेकिन मुझे कुछ नहीं आइडिया था कि मुझे करना क्या है, तो मैंने कॉर्पोरेट की भी करी, क्रिमिनल लॉयर के साथ भी किया, सिविल में भी किया। तो इस तरीके से लॉ स्कूल पूरा फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज रहा, फुल ऑफ चैलेंजेस रहा। ट्यूशन भी पढ़ाता था साथ साथ, क्योंकि पॉकेट मनी भी करनी थी। एग्जाम्स के टाइम पे मूट कोर्ट्स पढ़ जाते थे, ऑक्सफोर्ड प्राइस मीडिया हमने, जामिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया मेरे टाइम में। तो चैलेंजेस हमने सारे लिए और मुझे लगा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, फिर बाकी लेगेसी आप क्या छोड़ के जाएंगे। तो हमने मूड की क्वालिटी हमेशा अच्छी चूज करी। इंटर्नशिप कोशिश यही करी कि अच्छी से अच्छी हो सके, बट इंटर्नशिप जरूरी है। तो ये मेरा एडवाइस है सर, मैंने तो यही किया 5 साल। नहीं बहुत बढ़िया आपने इतनी सारी बातें बताई। इसको थोड़ा सा मैं डाइसेक्ट करूंगा और एक दो सवाल आप पे अभी और दागूंगा, क्योंकि बच्चों के हमेशा कुछ ना कुछ डाउट्स रहते हैं। कि लेगेसी की जो आपने बात की थी कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी लॉ स्कूल हो या लॉ कॉलेज हो, एक तो मुझे लगता है कि हमारे देश में उसकी मशरूमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। और 2 ही 3 साल पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर कुछ रोकथाम लगाने के कार्यक्रम किए हैं, उस पर शायद स्टे लगा दे कि और ना हो। लेकिन मुझे याद है जब मैं अपनी कानून की पढ़ाई कर रहा था 2002 में, मैं गया लॉ स्कूल में, और उस वक्त नेशनल लॉ स्कूल गिन चुन के 3 या 4 थे हमारे देश में। प्राइवेट लॉ स्कूल भी शुरू ही हुए थे जो 5 साल का लॉ कोर्स ऑफर कर रहे थे। आज की तारीख में मेरे ख्याल से वही हाल हो गया जो 3 साल के लॉ स्कूल का हुआ था हमारे देश में। तो होता क्या है कि देखिए, बच्चों को भी इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि माँ बाप का सपना होता है कि भाई ठीक ठाक कॉलेज में बच्चा जाएगा तो कल शायद कोई नौकरी लग जाए, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है। और उसी चक्कर में मान लीजिए कोई भी नामी गिरामी यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया हो, चाहे एमिटी हो, आईपी हो, नेशनल स्कूल हो, नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन बच्चों को या माँ बाप को मैं समझता हूँ उस टाइम इतना पता नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ इस वक्त महानगरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वक्त पूरे देश की बात कर रहे हैं। और देश में जी हर माँ बाप को ये है ना सपना है कि भाई बच्चे को भेज दें, स्टेबल करा ले। हमारा काम है एजुकेशन देना अच्छी। और ब्रोशर्स भी बड़े बढ़िया बनते हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ के, चाहे कोई भी हो, कि देखिए फलाना फलाना जगह पैकेज मिल गया, ये मिल गया, वो खीरा टमाटर या गाजर जो भी आप उसको कहें, वो देख के बच्चे के माँ बाप लपक जाते हैं और कहते हैं जी भैया हम तो, जी, चाहे आपको ए मोड से हो पेमेंट, चाहे बी मोड से हो, हम तो अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन या दाखिला पढ़ाई दिखाना की। चाहते हैं। एक तो ये परेशानी है। दूसरा आपने एक और अच्छी बात बताई कि किस तरीके से कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि आपने बोला भाई बस में लटक लटक के कोर्ट जाना, उसके साथ साथ वकीलों को जाके देखना कि भाई आपके यहाँ कोई ओपनिंग है कि नहीं। मैं स्टॉकिंग तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आप परसू कर रहे थे, तो आपने परसू किया जी अपने अपने गोल को, तो ये बहुत अच्छी बात बताई। और ये एक और जो मैं आपके वर्णन से बात सीखा और समझा भी, कि किस तरीके से बच्चों को गाइडेंस नहीं है कि 10 पेज का सीवी लिखना है, कि 2 पेज का सीवी लिखना है, कि 5 पेज का लिखना है। क्योंकि हर फर्म का एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये होता है कि भाई आप 1 या 2 पेज से ज़्यादा का हमें सीवी ना दें, क्योंकि उसी में, क्योंकि भाई देश भर से सीवी आ रहे हैं। बच्चों को समझने की आवश्यकता है यहाँ पे कि मान लीजिए अगर आप तारिक साहब को ही अप्लाई करते हैं उनकी फर्म अडवाणी कंपनी में, तो उनका अपना काम है, वो तो काम कर ही रहे हैं, उनके बिलेबल्स हैं, क्लाइंट्स को देखना है उनको। प्लस अगर आप इतने सीवी उनको भेज देंगे 10 10 पेज के, और मान लीजिए अगर 100 बच्चे ही भेजते हैं, एक छोटा फिगर लेके चल रहा हूँ इस देश का, 100 बच्चे भेज देंगे, तो अगर जो उनकी एचआर टीम भी होगी, ह्यूमन रिसोर्स जो टीम जिसको हम कहते हैं, तो कैसे देखेगी। और मुझे पता है पर्सनली, मैं कह सकता हूँ कि तारिक साहब बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। मैं सोशल मीडिया पे भी आपको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ कि आप हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं। तो ये अच्छी बात आपने बताई कि चाहे वो जामिया हो, चाहे वो कोई और यूनिवर्सिटी हो, कोशिश ये रहती है कि देश सशक्त बने, और जो बच्चे अब आगे के दौर पे पढ़ने आ रहे हैं उनको एक राइट गाइडेंस मिल सके, चाहे हमारे चैनल के थ्रू, चाहे यूनिवर्सिटी के थ्रू, चाहे लॉ कॉलेज के थ्रू। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि किस किस तरीके से आपने सब चीज़ें की। आपने मूड कोर्ट भी किया, आपने पब्लिकेशंस भी की, आपने इंटर्नशिप भी की। तो जो बच्चे इसको देख रहे हैं, मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि सब कुछ करें लॉ स्कूल में। ये जो गोल्डन पीरियड होता है हमारे कॉलेज का, आप चाहे कोई भी कोर्स करें, जरूरी नहीं आप वकील हमारे प्रोग्राम को सुने तो वकालत की ही बात सुने, लेकिन चाहे आप कोई भी कोर्स करें, साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, फैशन हो, कुछ भी हो, उसमें सब चीज़ें ट्राई करें। क्योंकि एक तो जो गोल्डन ईयर्स होते हैं कॉलेज के, वो कभी लौट के नहीं आते, जाहिर सी बात है। दोस्ती यारी इतनी होती है, कई बार आप बंक करते हैं क्लासेस, कई बार आप मस्ती करते हैं, और मज़े मज़े में दुनिया निकल जाती है। तो ये मज़े आपने बहुत की तारीख साहब, ये तो मैं समझ रहा हूँ। और साथ में आपने परिश्रम भी बहुत किया। और इसके बाद अब आपकी लीगल जर्नी पे आते हैं, जहाँ आपने डिसाइड कर लिया कि भाई अब मुझे एक फर्म ज्वाइन करनी है। मेरे ख्याल से आपने एडवानी कंपनी को ज्वाइन किया है, और 1 दशक से आप बहुत अच्छा वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये निर्णय कैसे हुआ, वो इंटरव्यू फेस कैसा रहा आपका इस फर्म को ज्वाइन करने का, उसके बारे में बताएं। और उसके बाद थोड़ी सी फिर आपकी प्रोफेशनल जर्नी पर नज़र डालेंगे। सर एक चीज और बोलना चाहता हूँ इससे जी, पहले मैं,
बेसिकली जो कॉलेजेस में बच्चे होते हैं बहुत, जिनको लगता है कि हमारे कॉलेज अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है हमें, और उन्हें लगता है कि कॉलेज को ब्लेम करते हैं कि कॉलेज अच्छा नहीं है। तो पहली बात तो कि हम खुद अपने ब्रांड एम्बेसडर्स हैं कॉलेज के, तो हमें कॉलेज का नाम ऊपर करना है। और जी। कॉलेज से अगर सपोर्ट नहीं भी मिल रही है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आपको जब कोई फिक्स्ड चीज नहीं मिलती, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिलता, तो आपको फ्री हैंड मिलता है कि आप जो चाहें वो करें। जैसे मूट कोर्ट्स में कंपटीशन नहीं है, अगर आप टॉप लॉ कॉलेज में होंगे तो आपका शायद कभी नंबर ही ना आए, सारी जी। अच्छे टीम्स भेजें, आपका कंपटीशन बहुत है। बट जहां आप में अगर बात है और आप में कोई कंपटीशन नहीं है, तो उस कॉलेज से आप किसी भी अच्छे मूट कोर्ट में जा सकते हैं, आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। आपका कॉलेज को आपको बताना है कि हमें ये करना है। सो आई थिंक इट गिव्स यू एक बड़ा कैनवस मिल जाता है टू प्ले एंड टू परफॉर्म द वे यू वांट। और एब्सोल्युटली। यू लर्न बेस्ट जब आप अपने आप से सीखते हैं, जब जी। आपको कोई गाइड नहीं करता। जैसे मुझे किसी ने कभी कुछ गाइडेंस नहीं दी, जीरो गाइडेंस। तो मैंने जो सीखा वो अपने फेलियर से सीखा। तो फेलियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और आप फेल करेंगे लेकिन आप ट्राई करना कभी बंद ना करें। दूसरी चीज, सर आपने बात करी करियर की, तो जैसे मैंने बताया कि लॉ का जैसे मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो आर्बिट्रेशन का तो खैर बिल्कुल भी आइडिया नहीं था स्कूल में। जी। लॉ कॉलेज में आर्बिट्रेशन पढ़ा ही नहीं है मैंने, और हम्म। ना कोई सब्जेक्ट हमें पता था। मैं तो पैशनेट था क्रिमिनल लॉ को लेके, क्योंकि हम सब जब कॉलेज में होते हैं हम सबको क्रिमिनल लॉयर बनना होता है। जी, भुकाली मिस्टर बहुत राम होती है उसकी। जेठमलानी जी। सबके आइडल होते जी। हैं। तो सबकी सेम कहानी थी। तो मेरे तो दो रोल मॉडल थे, एक जस्टिस कृष्णा अय्यर, और जिनकी वजह से मैंने, मुझे लगता है, अंग्रेजी भी सीखी, उनकी सारी जजमेंट्स पढ़ी। और करेक्ट। राम जेठमलानी जी के मैंने सारे इंटरव्यूज देखे। मैं दिन भर यही देखता था कॉलेज के बाद, इन सबके इंटरव्यूज, और इनसे सीखता था, उनकी नकल करता था कि कैसे अंग्रेजी बोल रहे हैं और कैसे फेस करते हैं। तो जजमेंट्स पढ़ने से मुझे लगता है मेरी अंग्रेजी बहुत बेहतर हुई। और जस्टिस कृष्णा अय्यर जैसे इंसान को अगर आप एक रोल मॉडल बन के चलें, तो आपकी अंग्रेजी अच्छी हो ही जाएगी। जी। अगर आप सीरियसली ऑनेस्टली उसको दिल से माने उनको अपना, जैसे एकलव्य ने गुरु माना था द्रोणाचार्य को, वैसे जी। सेम मेरा केस था, बिकॉज मैं कभी उनसे मिला नहीं, जी। मैंने सिर्फ उनकी जजमेंट पढ़ी है। बट आर्बिट्रेशन में ऐसे आया कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, कोई प्लेसमेंट नहीं होते थे हमारे यहाँ, कोई कंपनीज नहीं आती थी, कोई डे जीरो नहीं होता था। तो उसके बाद वी वर ऑन आवर ओन, हमें सब कुछ अपने आप करना था। और इसकी वजह से जैसे ही कॉलेज खत्म होने वाला था, लास्ट एग्जाम पे मैं बहुत परेशान होने लगा था। मेरी अच्छा सीवी बन चुका था, लेकिन नौकरी कोई नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया, 50-60 जगह सीवी भेजा, कहीं से रिप्लाई नहीं आया। बट 61st या 71st जगह मैंने जहां अप्लाई किया, जो कि एडवानी था, वो मैंने कहीं गूगल डॉक से निकाल लिया। उनको एनएलयू दिल्ली में उन्होंने डाला हुआ था एक ग्रुप में कि हमें एक एसोसिएट चाहिए लॉ का। मैंने उसको गूगल डॉक्स को निकाल के अपना ही ईमेल कर दिया, और वहां से कॉल बैक आ गया। बड़ा पर्सनल मैंने मेल भेजा था। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, पार्टनर थे मिस्टर अपार गुप्ता, उन्होंने मुझे बोला कि आपको क्या आता है आर्बिट्रेशन के बारे में। मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं आता आर्बिट्रेशन के बारे में। हम्म। मैं, लेकिन बस ये है कि इंटरव्यू का आपने मुझे परसों बोला, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, बट मैं पढ़ के आया हूँ, दो जजमेंट मुझे पता है बहुत जरूरी है आर्बिट्रेशन में। एक भाटिया है और एक बाल्को है, जिसने पूरा लॉ चेंज किया है। वो दोनों मैं पढ़ के आया हूँ। आप उसमें से मुझसे कुछ भी पूछ लें, जिससे आपको ये दिख जाएगा कि मेरा डेडिकेशन है, और मैं पढ़ूंगा तो मैं समझ जाऊंगा। और मैं रॉ मटेरियल हूँ, शुरू में सिर्फ आपको असिस्ट करूंगा, काम को कभी मना नहीं करूंगा, और सिंसियर रहूंगा। बट बाकी सर मैं एक रॉ मटेरियल हूँ आपके लिए, और आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको नाउम्मीद नहीं करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। उन्होंने पूछा सैलरी, मैंने कहा सर सैलरी आप इतना दे दीजिए कि जो सरवाइव कर लूं मैं किराया दे सकूं, और आने जाने का खर्चा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बट जी। सीखना है शुरू में, उसके बाद मेरा काम अगर आपको ठीक लगे आप सैलरी बढ़ा दीजिएगा। बट अभी मैं निगोशिएट करने की पोजीशन में नहीं हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे एक्सप्लॉइट होते हैं बिकॉज उनके पास मजबूरी है। तो बहुत जगह एक्सप्लॉइटेशन है, मैं मानता हूँ, और आई थिंक बार काउंसिल ने कभी इस इशू को एड्रेस किया है। जितना फंड जाता है आई थिंक वो लॉयर्स के लिए होना चाहिए, बट जी। लॉ स्टूडेंट्स को कोई, नोबडी आस्क्स फॉर देम, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि मे भी शायद उनका वोट नहीं होता। जी। लेकिन जो भी है, मुझे लगता है कि इनिशियल सपोर्ट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा टैलेंट बर्बाद हुआ है। बहुत लोग अपनी, उनकी कमर टूट जाती है, वो अपने स्ट्रगल्स पे गिव अप कर देते हैं, क्योंकि सच में बहुत स्ट्रगल है। लेकिन नॉलेज का आई थिंक कोई सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट ओनली वॉट यू नो, इट्स हु यू नो दैट गेट्स यू हेड इन द प्रोफेशन। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट टू सम एक्सटेंट आई थिंक ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मुझे जो मौका मिला मैंने उसे छोड़ा नहीं। लेकिन आजकल के बच्चों में भी थोड़ा आई थिंक ये नेचर आ गया है कि दे बिकम वेरी पिकी और चूजी, कि मुझे इतने में सैलरी करनी है, ये वो। लेकिन मैंने ये नौकरी नहीं छोड़ी, और मेरा बेसिक्स मीट नहीं हो पा रहे थे। मैं फ्रैंकली बताऊं, शुरू में जो ट्रेनीशिप मिली थी, जी। मुझे इन्होंने ट्रेनी की पोजीशन दी, मेरा रेंट कवर हो पा रहा था, बट खाने पीने का पैसा पता नहीं कहाँ से मैं मैनेज कर रहा था, मुझे भी याद नहीं है। बट बहुत मुश्किल टाइम था। लेकिन उसी वजह से मैंने पढ़ाना शुरू करा फॉर एक्स्ट्रा इनकम, कुछ पैसे मिल जाते थे, लिखना शुरू किया। जो भी छोटा मोटा काम आया, 500 1000, मैंने कभी उसमें हेजिटेट नहीं किया।
सब चीजें ली, सारी अपॉर्चुनिटीज मैंने मिस नहीं करी। एक अपॉर्चुनिटी आज तक मुझे याद नहीं है जो मैंने मिस करी हो, बिकॉज अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है बार बार नहीं आती, और आपके जी, सामने है, इट्स नॉकिंग योर डोर, जस्ट कीप इट ओपन। तो एब्सोल्युटली। यही चीजें थी, इसलिए अडवाणी में जब आया फिर एंजॉय करने लगा जी। आर्बिट्रेशन। तो फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस आगे बढ़ता गया और सीखता गया। और अब मैं बहुत एंजॉय करता हूँ आर्बिट्रेशन, बिकॉज ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ आप कुछ भी करेंगे, आई थिंक आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। आपने इतनी बढ़िया और इतनी साफ तरीके से बात रखी तारिक कि वाकई एक तो बच्चों को समझना चाहिए कि कोई भी कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग जो हमारे वकील हैं, उन्होंने कई बार मुझसे भी बोला कि बेटे कोई भी केस बड़ा या छोटा नहीं होता, केस केस होता है, तो केस को केस की तरह करो। और जितने भी मैं अपने बड़े लोगों से बात करता हूँ प्रोफेशन में, सबकी यही हिदायत होती है, हम लोगों को यही मशवरा होता है कि भाई आप डेडिकेशन से काम करें, पैसा आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है देर लगे आने में, हो सकता है 6 महीने लगे, साल लगे, हो सकता है 5 साल लगे, क्योंकि हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। और हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो कि 40-50 साल प्रोफेशन में रह चुके हैं, वो एक बात तो आप गांठ बांधिए कि आपको गलत राय नहीं देंगे, आपका हमेशा मार्गदर्शन ही करते हैं। और आपने एक अच्छी बात रखी, चाहे 500 का केस हो या 1000 का केस हो या कुछ और हो, कहीं आपको ड्राफ्टिंग मिल रही हो, फ्रीलांसिंग मिल रहा हो, ऑथरशिप मिल रही हो, कहीं आपको इनवाइट किया लेक्चर देने के लिए एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन स्टाइफंड आपको दे रहे हो, उसको मिस मत कीजिए। स्पेशली अगर आपकी फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, आपकी ज़रूरतें हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी फैमिली से पैसा नहीं मांगना, तो काम करने में मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ काम मांगने जी, में और काम करने में हिचक नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वर्क इज़ वर्शिप एंड डिग्निटी ऑफ लेबर को मैं भी आपसे सहमति रखता हूँ कि हमेशा आप रिस्पेक्ट करें उसको, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। रिस्पेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। है ना? तो इस पे अब मैं अगले अब आपके आता हूँ कि अडवाणी में तो आप आ गए। अब अडवाणी इतनी बहुचर्चित फर्म है हमारे देश की, आर्बिट्रेशन में बड़ा दबदबा है। और इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जान लेते हैं, और आम दर्शकों के भी नज़रिए से मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि आर्बिट्रेशन है क्या? मतलब ये किस चिड़िया का नाम है? होती क्या आर्बिट्रेशन है? क्यों हमारे देश में इसका आगाज़ हुआ? जब इतना हमारा बढ़िया सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, कोर्ट कचहरियाँ सब है, तो क्यों हम आर्बिट्रेशन करें? तो ये थोड़ा सा आप सरल शब्दों में समझाएं हमारे दर्शकों को, चाहे वो वकील हो चाहे ना वकील हो, और किस तरीके से आप फ़र्क पाते हैं एक नेशनल आर्बिट्रेशन में और एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सर बेसिकली आर्बिट्रेशन तो खैर बहुत पहले से ब्रिटिश इंडिया के टाइम से है, बंगाल रेगुलेशन के टाइम से है। लेकिन अगर आप प्रॉपर लेजिस्लेशन की बात करें तो पहला एक्ट आया था 1940 एक्ट। में? जी। लेकिन 1940 एक्ट में उसका लाने का पर्पस ये था इंडिया में कि उन्हें ये लग रहा था जुडिशरी में बहुत डिलेज होते हैं। आपको नहीं पता कि अगर आज मैटर गया है तो 10 साल लग जाएंगे या 5 साल लगेंगे। तो जुडिशरी हमेशा ओवरबर्डन रही है हिंदुस्तान में, और ये हम सबको पता है। तो लोगों ने कहा कि कोई एक अलग तरीका निकालते हैं, जो एक ऑल्टरनेट तरीका होगा, जिससे हम अपने सिविल डिस्प्यूट्स को, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स को जल्दी रिजॉल्व कर पाए। खासतौर से बिजनेसमैन को ये लगा कि भाई मैं अपना पैसा कोर्ट में नहीं फंसा सकता इतने सालों के लिए, तो मुझे कोई ऐसा तरीका पता चले जो बहुत जल्दी और बहुत ईजी और कन्वीनियंटली सुकून से पैसा निकल जाए और डिस्प्यूट जी। रिजॉल्व हो जाए। इस वजह से आर्बिट्रेशन को एनकरेज किया गया, 1940 में स्टार्ट हुआ। लेकिन एक्ट ने अपनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया, बहुत डिले हुई, बहुत एक्सपेंसिव हो गया। क्योंकि लिटिगेशन से बेटर वो इसीलिए कहा जाता है, एक तो वो कॉन्फिडेंशियल होता है, कि जो जी। आर्बिट्रेशन में होता है वो पब्लिक में जजमेंट्स नहीं आती, कोई पब्लिक अटेंड नहीं कर रही है। तो दो कंपनीज नहीं चाहती हैं कि भाई हमारा डिस्प्यूट पब्लिक नॉलेज में आए और हमें किसी को पता चले, हमारी रेपुटेशन खराब हो, क्योंकि कोर्ट में सब कुछ पब्लिक नॉलेज में होता है। दूसरी वजह होती है कि फ्रीडम ऑफ पार्टीज होती है, कि दो पार्टीज अपने हिसाब से अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकती हैं। कोई टेक्निकलिटी नहीं होती है, कोई सीपीसी और एविडेंस एक्ट स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करता है आर्बिट्रेशंस में। बाकी सब कुछ सेम है। आप बस ये फर्क है कि मैं कोट नहीं पहनता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं पहनता हूँ, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। और चाय पी रहे होते हैं हम लोग, एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के आर्बिट्रेशन होती है, बट रिटायर्ड जज होते हैं मोस्टली आर्बिट्रेटर्स, जो एक डिसीजन लेते हैं। सेम अवार्ड पास होता है, लेकिन उसको जजमेंट नहीं कहते, उसका अवार्ड कहते हैं। प्रॉपर तरीके से केस फाइल होता है, क्लेम फाइल होता है, डिफेंस फाइल होता है, सब कुछ कोर्ट जैसा है, लेकिन कोर्ट के बाहर, और जल्दी होता है। लेकिन जब 1940 एक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं अपना काम कर पाया, तो 1996 में एक प्रॉपर एक्ट आया नया, जिसने ओवरऑल पूरा शेप चेंज कर दिया आर्बिट्रेशन का इंडिया में, और वो जी। आज एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि लिबरेशन हुई, इकोनॉमिक लिबरेशन हुई, और उन्हें लगा कि भाई इन्वेस्टर्स तभी इन्वेस्ट करेंगे हिंदुस्तान में जब आपका आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म बहुत रोबस्ट हो, बहुत जी। मजबूत हो आर्बिट्रेशन आपका, जिससे कि डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाएं। और 2015 में फिर अमेंडमेंट आया, फिर 2019 में, अब 2021 में आया। बॉटम लाइन यही है कि आर्बिट्रेशन अब एक साल के अंदर रिजॉल्व करने का एंडेवर होता है, कि केस 6 महीने पहले प्लीडिंग्स फाइल हो जाए पार्टीज की, उसके बाद एक साल के अंदर पूरा फैसला आ जाएगा। तो जब आपको पता है कि भाई 1.5 साल में फैसला आने वाला है, तो आप क्यों जाओगे कोर्ट? आप जी। चाहोगे कि मैं अपने अग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दूं, कि अगर कल को कोई भी डिस्प्यूट होता है पार्टीज के बीच में, तो हम उसे आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व करेंगे और ना कि कोर्ट से। तो आर्बिट्रेशन बिल्कुल कोर्ट जैसा है, लेकिन आउटसाइड कोर्ट, लेस टेक्निकल है, सस्ता है कंपैरेटिवली, लेस एक्सपेंसिव, और बहुत कन्वीनियंट है।
और जल्दी डिसीजन आ जाता है, इस वजह से पार्टीज प्रेफर करती हैं आर्बिट्रेशन को। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब, जो नेशनल और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आपने पूछा, सो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होती है जो दो हिंदुस्तानी पार्टीज हैं, जैसे मैं जी। और आप, हम दोनों इंडिया में बेस्ड हैं। तो अगर इंडिया में बेस्ड है एंटिटीज, तो वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होती है। मान लीजिए लेकिन मैं कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 1000 करोड़ का, या कोई बाहर की कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में, रशियन कंपनी और फ्रेंच कंपनी, तो वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बन जाएगी, बिकॉज एक फॉरेन एंटिटी इन्वॉल्व है। सो उसको हम कहते हैं कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सो ये फर्क है बस। ये आपने बड़ी अच्छा होता है। मेरे एक दो सवाल और ज़रा निकल के आ रहे हैं इसमें, बच्चे के बाद पूछ लेते हैं। सर, ये सीट और वेन्यू हम सुनते हैं तो हमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये क्या चीज़ है? ये सीट क्या होती है, वेन्यू क्या होता है? क्या ये दोनों चीज़ें फ़र्क होती हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, या सेम ही रहती हैं अगर हम आर्बिट्रेशन में इसको डालें तो? सर, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों आर्बिट्रेशन में सीट वेन्यू सेम रहती है। जी। फर्क क्या है, सीट का कॉन्सेप्ट पे बहुत कंफ्यूजन रहा है सालों साल। सबसे पहली जजमेंट आई थी इसमें बैल्को की जजमेंट, जिसमें क्लैरिफाई किया था कि सीट क्या होती है। सो बेसिकली जैसे आपको पता है, सीपीसी में आप देखते हैं अगर सिविल कोर्ट का कोई मैटर होता है तो जुरिस्डिक्शन कैसे बनता है। जुरिस्डिक्शन बनता है 16 to 20 में। आप देखते हैं कि भाई सीपीसी के सेक्शन 16 to 20 खोल लो, या तो कॉज ऑफ एक्शन जहां पे अराइज हुआ है होली और पार्शियली, या फिर जहां डिफेंडेंट रिजाइड करता है। लेकिन आर्बिट्रेशन में थोड़ा डिफरेंट है। आर्बिट्रेशन में इस तरीके से जुरिस्डिक्शन डिसाइड नहीं होता। आर्बिट्रेशन में सेक्शन 20 अगर आप देखेंगे, उसमें सीट कहीं नहीं लिखा है। वो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन की बात करता है। पार्टीज अपने हिसाब से चूज कर सकती हैं प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। सो मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन कहीं भी हुआ, दिल्ली और बॉम्बे में, हम फिर भी सीट डिसाइड कर सकते हैं चेन्नई। तो जी। भले ही वहां कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे सीपीसी से बेटर एडवांटेज है, कन्वीनियंस है। लेकिन सीट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रेशन में, बिकॉज सीट का मतलब होता है, कोई बैठने वाली सीट नहीं होती है सीट। सीट का मतलब होता है कि जहां पे कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन होगा। जैसे आप अगर दिल्ली में बेस्ड है, मैं मुंबई में बेस्ड हूँ, हम अग्रीमेंट में एंटर करते हैं, हमने सीट अग्री कर ली अगर दिल्ली, तो दिल्ली के कोर्ट्स का ही जुरिस्डिक्शन होगा सिर्फ, जी। और किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा इस आर्बिट्रेशन में। जैसे अगर आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट कराना है सेक्शन 11 में, तो आपको दिल्ली जाना है। अगर आपको अपॉइंट कराना, चैलेंज करना है अबॉर्ट, तो वो भी दिल्ली में ही होगा 34 में। आप किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते, बिकॉज सीट कोर्ट्स का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन हो जाता है, और किसी कोर्ट को अलाउ, अनुमति नहीं है कि वो कोई भी एप्लीकेशन एंटरटेन करे उस आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग। जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो हार्डी एक्सप्लोरेशन केस आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसने बोला था कि वेन्यू को, हम कभी कभी पार्टीज गलती से वेन्यू लिख देते हैं कि जी। वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन दिल्ली होगा। अरे वेन्यू का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। आप जैसे ताज मानसिंह को वेन्यू बना सकते हैं। आपके घर पे अगर ये आपके ऑफिस में आर्बिट्रेशन हो रही है तो वो वेन्यू हो गया। अगली बार हम बॉम्बे को वेन्यू बना लेंगे, तो वेन्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल सिनेरियो में ये है। लेकिन इंडिया में अब जजमेंट आ गई है बीजीएस सोमा की, बीजीएस एसजीएस सोमा बाय जस्टिस नारीमन, क्योंकि उन्हें ये रियलाइज हुआ कि भाई बहुत गलतियां हुई हैं। लोग ऐसी आर्बिट्रेशन क्लॉज बना देते हैं जिसमें वेन्यू लिख देते हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन होती है सीट। तो इसलिए अब ये कहा गया है कि वेन्यू को सीट ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज है जो, अनलेस बहुत कुछ कॉन्ट्ररी शो कर रहा है कि भाई नहीं हो सकता वेन्यू सीट, तो जी। बात अलग है। बट नॉर्मली वेन्यू को अब सीट ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इंटरनेशनली वेन्यू इज ओनली अ जोग्राफिकल इंडिकेटर। एक जगह की बात हो रही है जहां पार्टीज मिल रही हैं, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि वो आर्बिट्रेशन में कोई जुरिस्डिक्शन क्रिएट कर दे। लेकिन इंडिया में क्योंकि वेन्यू को अब सीट ट्रीट किया जा रहा है, और वेन्यू अगर आपने यहाँ प्लेस मेंशन कर दिया है, तो उसको कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन होगा अगर सीट नहीं मेंशन है। आपने बड़ी अच्छी बात बताई, और मैं एक बार इसको रिपीट कर लेता हूँ ताकि ये मैं सुनिश्चित करूँ कि मैं भी समझ पा रहा हूँ और दर्शक भी हमारे समझ पा रहे हैं। तो आपने जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का जो जिक्र किया जस्टिस नारिमन साहब द्वारा, उसमें ये है कि एटलीस्ट सो फार एज डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है कंसर्न, जो देसी हमारी आर्बिट्रेशन होती हैं, मान लीजिए कि मैं और आप करार एक में एंटर करते हैं, मैं मुंबई में स्थित हूँ, आप दिल्ली में हैं, और अगर मैंने लिख दिया कि मेरी जो भैया सीट है वो दिल्ली की होगी, तो मतलब सिर्फ दिल्ली ही के कोर्ट उसको निर्णायक उस पर डिसीजन ले सकते हैं आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट के द्वारा। और वेन्यू का जो कन्फ्यूजन था, तो जैसा आपने बोला वेन्यू चाहे जो भी लिखा हो, सीट ही अब डिटर्मिनिंग फैक्टर होगी, मतलब अगर आपने दिल्ली लिख दिया तो दिल्ली ही होगा। ये यही आप कह रहे हैं? हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूँ। सीट अगर कहीं लिखी है, सीट मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली का ही जुरिस्डिक्शन है, ये तो क्लियर है। जी। कोई भी अलग कोर्ट, भले ही आपने एक अलग जुरिस्डिक्शन क्लॉज में कुछ और लिखा है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, सीट प्रिवेल करेगी। लेकिन दूसरी चीज है, मान लीजिए सीट नहीं लिखी और जी। आपने गलती से वेन्यू लिख दिया कि वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन शैल बी दिल्ली, तो अब कैसे पता चलेगा कि किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है? तो बीजीएस सोमा में जस्टिस नारीमन ने बोला है कि हम वेन्यू को भी सीट ट्रीट कर लेंगे। जी। वेन्यू विल बी ट्रीटेड एज सीट नाउ। राइट। दिस इज द करंट पोजीशन। उन्होंने बोला है कि भाई आपने अगर सीट गलती से आप भूल गए लिखना, हम्म। आपने वेन्यू डाल दिया दिल्ली, तो दिल्ली को हम सीट मान लेंगे।
अगर सीट नहीं लिखी है तो। जी, और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में आप कहीं पे भी दुनिया में बैठ सकते हैं, वेन्यू में, चाहे आप मान लीजिए सिंगापुर के एक 5 स्टार होटल में बैठे हैं या आप यूएस में हिल्टन में बैठे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जुरिसडिक्शन जो आपने वहाँ डिसाइड कर ली, जो कि सीट होगी, सीट में भी इंडिया, सीट में भी लंदन, सीट में भी यस लॉस एंजलिस, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की। मेरा एक छोटा सा सवाल बतौर वकील और एक बतौर एक लिटिगेंट के तौर पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक्ट में संशोधन तो बहुत सारे हुए, आपने बताया कि भाई 17 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, 21 में भी हुआ। पुराने एक्ट जाहिर सी बात है, और इतने सारे जजमेंट आए हैं, और सरकार भी हमारी बार बार कहती रही कि भाई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करें आप इंडिया में। लेकिन एक अच्छी बात जो मैं समझा आपकी बात सुनकर, वो ये है कि एक कॉन्फिडेंशियलिटी है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टी करोड़ अग्रीमेंट में एंटर करती हैं, जिनके बिजनेस ट्रांजैक्शन है, एक बिजनेस रिलेशनशिप होती है एक दूसरे के साथ, उसको वो हैम्पर नहीं करना चाहते और चूज़ कर लेते हैं कि भाई आर्बिट्रेशन करें और देखें कि यहाँ पे आराम से काम हो जाए हमारा, बिना कोर्ट में जाए हुए। और कोर्ट में जाने की जो मैं समझता हूँ जो एक हिचकिचाहट होती है, वो ये होती है कि वक्त बहुत लग सकता है, वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे देश में, क्योंकि ट्रेडिशनली ऐसा देखा गया है कि डॉकेट एक्सप्लोजन बहुत है हमारे देश में, जिसकी संख्या कम है, फंडिंग जुडिशरी को कम आती है, तो उस कारण ये हो जाता है कि आप भी कोर्ट जाते हैं, आप भी देखते होंगे कि भाई मान लीजिए अगर मैं दिल्ली हाई कोर्ट ही की बात करूँ तो 50% सैंक्शन स्ट्रेंथ पे हमारा कोर्ट ऑपरेट करता है। तो लोगों की शिकायत रहती है कि भाई अगर अवार्ड आ भी गया और ये अवार्ड को किसी दूसरी पार्टी ने चैलेंज कर लिया, क्योंकि आर्बिट्रेशन की मंशा हो सकता है अपने आप में सही हो, लेकिन लोगों की जो लड़ाकू प्रवृत्ति है, लड़ने का जो एक जज्बा रहता है लोगों में, राइटली और रॉन्गली, हो सकता है कि कई बार अवार्ड गलत पास हो या दूसरी पार्टी इतनी लड़ाकू हो, चाहे कमर्शियल लेवल पे या पर्सनल लेवल पे, कि वो कहे कि हम तो जी सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे फैसला कराने। ऐसा और हम देखते भी हैं बड़े बड़े बिग टिकट लिटिगेशन में ऐसा होता है, और दैट कैन बी रियली टाइम कंज्यूमिंग। इस पे मैं आपका थोड़ा सा एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच जानना चाहता हूँ कि बिकॉज यू रिप्रेजेंट सो मेनी क्लाइंट्स और आपने इतने करीबी तौर से आर्बिट्रेशन को देखा है, तो हम कैसे आर्बिट्रेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं इस देश में? पहला सवाल तो ये, और दूसरा ये सवाल मेरा आपसे इसलिए भी है क्योंकि आज भी बड़ी बड़ी जो आर्बिट्रेशंस होती हैं उसके लिए लोग लंदन में या दुबई में या सिंगापुर जैसे जुरिसडिक्शन को प्रेफर करते हैं फॉर बिग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, और इंडिया अभी भी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाया है। तो इस पे मैं आपका मत जानना चाहता सर, आपने बहुत अच्छी बात करी है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अवार्ड्स चैलेंज होते हैं एज अ थंब रूल, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन से बड़ा कुछ नहीं है। आपने इंटेंशन बहुत अच्छी है, लॉ बहुत अच्छा है, लेकिन उसको रोबस्ट आप नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि दुनिया को दिख रहा है कि इंडिया में क्या हो रहा है। कोई जजमेंट एक अगर खराब आ जाती है किसी कोर्ट की तो वो 10 साल लगते हैं हमें ठीक करने में। हूँ। जी। और अगर कोई प्रॉपर ड्राफ्टिंग होती है लेजिस्लेचर की, जैसे हमने अमेंडमेंट्स देखे इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर अमेंडमेंट्स नहीं आए। स्लॉपी जी। ड्राफ्टिंग अगर होगी अमेंडमेंट की बाय द लेजिस्लेचर, उसमें दिक्कत ये आती है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोर्ट का बड़ा टाइम जाया होता है। और जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि नया अमेंडमेंट आया था 2015 में, तो हमें 3 साल लग गई ये समझने में कि भाई वो आगे के केसेस में अप्लाई करता है या पीछे के पेंडिंग केसेस में भी अप्लाई करेगा। जी। तो बीसीसीआई वर्सेस कोची क्रिकेट एसोसिएशन में जस्टिस नारीमन को इतना टाइम अपना देना पड़ा जस्ट ये चीज क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि वो लैंग्वेज ड्राफ्टिंग इतनी खराब थी लेजिस्लेचर की। तो ड्राफ्टिंग मुझे लगता है शुड बी वेरी सिंपल, हम उसे बिल्कुल सिंपल रखें और हम इश्यूज को एड्रेस करें। जैसे सीट वाले इशू नहीं, सीट वेन्यू की आपने बात करी, 10 साल लगा दिए, बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट का इतना टाइम वेस्ट हुआ, तब भी आज तक वो किसी अमेंडमेंट में एड्रेस नहीं किया, जी। पता नहीं। लेकिन जुडिशियल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है आर्बिट्रेशन में, कोर्ट्स बहुत इंटरफेयर करते हैं। कोर्ट्स को ये समझना चाहिए कि भाई हमारा लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, पावर बहुत लिमिटेड है। अवार्ड्स को चैलेंज जब किया जाता है तो मेरिट्स में तो घुस ही नहीं सकते आप। जस्टिस नारीमन जी। ने अगेन एंड अगेन रिआइटरेट किया है, सैंगयोंग में बताया, एसोसिएट बिल्डर में बताया कि योर स्कोप इज वेरी लेस, आप नहीं घुस सकते मेरिट्स और एविडेंस में। लेकिन फिर भी हम देखते हैं हाईकोर्ट में मैटर्स आर्ग्यू होते हैं, ऑन मेरिट्स आर्ग्यू चल रहे हैं, एविडेंस पूरा ओपन हो रहा है, जबकि स्कोप बहुत नैरो है। दूसरी चीज ये है कि आर्बिट्रेशन बार नहीं है हमारे देश में कोई, जी। हमारे देश में आर्बिट्रेशन के इश्यूज को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। ठीक है, इशू ये है कि जो बार है वो सिर्फ कोर्ट वाले लॉयर्स को लॉयर्स ट्रीट किया जाता है। मैं अगर आर्बिट्रेशन कर रहा हूँ दिन भर सुबह शाम, तो मुझे मे बी काउंट ना किया जाए कि ये लिटिगेटिंग लॉयर है, जब तक मैं कोर्ट्स में नहीं जाता हूँ हर रोज जी। आर्बिट्रेशन रिलेटेड मैटर। तो कुछ लोग हैं जो फुल टाइम आर्बिट्रेशन लॉयर्स की जरूरत है, फुल टाइम आर्बिट्रेटर्स की जरूरत है, क्योंकि आप ये नहीं समझते हैं कि जब आप दिन भर कोर्ट में, मैं बिजी होता हूँ, 4-5 बजे मैं वहां से फ्री होकर आर्बिट्रेशन रख रहा हूँ, मेंटली फिजिकली पूरा एग्जॉस्टेड हो चुका होता हूँ। जी। और बहुत बार लॉयर्स एक्सक्यूज ले लेते हैं कि मेरा कोर्ट मैटर है उस दिन मैं नहीं ले सकता, डेट्स बहुत आगे की लगती हैं। तो आर्बिट्रेशन को एक स्टेप चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाता है इंडिया में। जी। तो मुझे लगता है फुल टाइम आर्बिट्रेशन लॉयर्स बहुत जरूरी हैं अगर आप इंडिया को हब ऑफ आर्बिट्रेशन बनाना चाहते हैं। और एक और बात ये कहूंगा आपके शो पे कि 5 स्टार बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होगा। आपने बड़े अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, लेकिन आपके जो सेंटर्स हैं अभी इंडिया में, क्या उनमें से कोई भी सिंगापुर के मुकाबले का है या आईसीसी के मुकाबले का है? जी। एसआईएसी है, आईसीसी है।
नहीं है, क्योंकि लीडरशिप आपके पास आई थिंक अभी नहीं है उस तरीके की। तो मुझे लगता है हमें एक अच्छा लीडर भी चाहिए एक सेंटर को चलाने के लिए, जिसको समझ हो और जो अपना टाइम दे सके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है ये रही है कि हमने महानगरों में सिर्फ दिल्ली और बॉम्बे पे पूरी अटेंशन रखी आर्बिट्रेशन में। हमने लुधियाना को मिस कर दिया, जयपुर को मिस किया, लखनऊ, कानपुर, ये सारे, अहमदाबाद, ये जगहें ऐसी हैं जहां बिजनेस के हब्स हैं, जी लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां आर्बिट्रेशन कल्चर है या नहीं। तो वहां ग्रो करना है, उन पे एम्फेसाइज करना है, तभी इंडिया बनेगा हब ऑफ आर्बिट्रेशन। हमें दिल्ली या मुंबई को नहीं बनाना है हब ऑफ आर्बिट्रेशन सिर्फ। तो आई जी थिंक ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है प्रॉब्लम है। लास्ट चीज बस ये बोलना चाहता हूँ कि पीएसयूज में स्पेशली, क्योंकि बहुत सारा लिटिगेशन पीएसयूज का है इंडिया में, मेजोरिटी आपको जी पता है। तो मुझे लगता है सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि भाई हर अवार्ड चैलेंज मत करो, क्योंकि अभी सारे अवार्ड चैलेंज होते हैं एज अ जी थंब रूल, भले ही वो हाँ प्रॉपर अवार्ड हो या ना हो। अब आप बिकॉज सारे अवार्ड्स को गवर्नमेंट इज चैलेंज द बिगेस्ट करोगे तो लिटिगेंट ना, तो ट्रेडिशनली वो है। जी यस, इस वजह से अब जब आप ये अप्रोच रखोगे तो बाहर के इन्वेस्टर्स को दिखेगा कि इंडिया में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। अगर हमने यहाँ इन्वेस्ट किया तो हम जीत भी जाए अवार्ड, तो भी चैलेंज होना ही होना है, थंब रूल है। सो जी जो अच्छे अवार्ड्स हो, रीजनड अवार्ड हो, उनको चैलेंज मत करो, उनको ऑनर करो। और लॉयर्स की भी बहुत ड्यूटी है कि वो हर अवार्ड को चैलेंज ना करें, जस्ट टू गेट मोर वर्क फ्रॉम क्लाइंट। क्योंकि अगर आर्बिट्रेशन इंप्रूव होगी हमारी कंट्री में तो बहुत काम आएगा और बहुत काम जी मिलेगा। लेकिन हम उसे ऑनेस्टली एनफोर्स करें, और जिन मैटर्स में नहीं बनता चैलेंज करना, उनमें आप क्लाइंट को एडवाइस करें कि इसको चैलेंज मत करो, जस्ट ऑनर दिस अवार्ड। सो आई थिंक दिस इज द अप्रोच, बट आई डोंट नो इफ वी विल एक्चुअली स्टिक टू दिस और नॉट। ये होनी चाहिए अप्रोच। नहीं, आपने बहुत बहुत सटीक पॉइंट, बहुत अहम मुद्दे उठाए। मैं एक छोटा सा सवाल इसी से जोड़ के आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी कर रहे हैं और बाहर के देशों में जब आप जाते हैं आर्बिट्रेशन करने, या जो आपने इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन देखी हैं, एक तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए उनको ये समझाएं कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन जो टर्म है वो होता क्या है, और दूसरा जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपने देखी हैं इन आर्बिट्रेशन में, वो क्या क्या देखी हैं और उसको हम इंडिया में कैसे इम्बाइब कर सकते हैं, ये मैं आपसे समझना चाहता बेसिकली इंटरनेशनल और बेसिकली एडहॉक आर्बिट्रेशन दो तरीके की होती हैं। हूँ। जी एडहॉक आर्बिट्रेशन होती है जिसमें कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं होता, पार्टीज को हर चीज के लिए कोर्ट जाना होता है, छोटी मोटी चीजों के लिए भी, प्रोसीजरल इश्यूज को भी सॉल्व कराने के लिए, जैसे आर्बिट्रेटर चेंज कराना है या चैलेंज करना है, अपॉइंटमेंट, ये सब कोर्ट से होता है एडहॉक आर्बिट्रेशन। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन हमें करनी चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज होती है, बिकॉज हर चीज इंस्टीट्यूशन एड्रेस करता है, इंस्टीट्यूशन के रूल्स गवर्न करते हैं। जैसे जी दिल्ली में है डीआईएसी, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। इसी तरीके से अगर आप, इंडिया में सबसे बड़ा इशू ये भी है कि 90% आर्बिट्रेशन एडहॉक है, जिसकी वजह जी से बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं आर्बिट्रेशन में, स्मूथ नहीं होती है। इंस्टीट्यूशन जब इन्वॉल्व होता है तो दे सुपरवाइज द होल आर्बिट्रेशन, सब कुछ मैनेज करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, हियरिंग्स कराते हैं आपकी, सारे छोटे छोटे प्रोसीजरल इश्यूज के लिए आपको कोर्ट नहीं जाना। सो मुझे लगता है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन शुड ऑलवेज बी प्रेफर्ड। दूसरी चीज, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं, जैसे इंडिया में हमने देखा है आर्बिट्रेटर्स जब होते हैं तो लिटिगेशन वाली अप्रोच होती है कुछ की। दे वांट कि भाई जब आप आर्बिट्रेशन कंडक्ट कर रहे हो, एविडेंस भी स्ट्रिक्टली अप्लाई करेंगे, सीपीसी भी करेंगे, टेक्निकलिटीज हो जाती हैं, जबकि आर्बिट्रेशन में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। जी आप इतना ज्यादा टेक्निकल चीजों पे एम्फेसाइज नहीं कर सकते, बिकॉज कोर्ट में और आर्बिट्रेशन में बहुत फर्क है। लेकिन इंटरनेशनली मैंने देखा है बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत स्मूथ है। आर्बिट्रेटर्स को पूरा सब कुछ पता होता है पहली डेट पे। जो फॉरेन आर्बिट्रेटर्स स्पेशली मैंने देखे हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा प्रेपरेशन के साथ आते हैं। और मैंने ये देखा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत टाइम बचता है। यहाँ जी पे क्रॉस में हियरिंग होती है, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। टाइप कर रहे हैं हम बैठ के, 10 दिन लग गए, 6 दिन लग गए, और फालतू के इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 300 क्वेश्चन तक चले जाते हैं। तो मुझे लगता है आर्बिट्रेटर्स को हिंदुस्तान में क्रॉस को कंट्रोल करने की जरूरत है, जी कि रेलेवेंट क्वेश्चंस बिल्कुल अलाउ नहीं होने चाहिए जो डॉक्यूमेंट बेस्ड है। और एक चीज ये है कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, एआई का यूज होता है, तो आप जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में बहुत इस्तेमाल देखेंगे, कि जब मैं ये बोल रहा हूं तो वो सब टाइप होता जा रहा है स्क्रिप्ट। मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता, पूरा जी सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले वो टाइप हो चुका होगा। तो इसमें बहुत टाइम बचता है, पूरा का पूरा क्रॉस एक दिन में खत्म हो जाता है। जी लेकिन यहाँ पे वही चीज 8 से 10 दिन लगते हैं, बिकॉज स्टेनो टाइप कर रहा है स्लो स्लो। तो आई थिंक इससे टाइम बचा सकते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। और बाकी अप्रोच ऑफ द आर्बिट्रेटर आई थिंक बहुत डिफरेंट होती है। मुझे लगता है एथिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं कि आप सीरियसली परस्यू करो, ये नहीं कि डेट्स कैंसिल कर दी, कैजुअली ले लिया, और यू आर ओवरबर्डन्ड विद आर्बिट्रेशंस एंड यू आर टेकिंग मोर एंड मोर आर्बिट्रेशंस। क्योंकि जी इतनी सारी आर्बिट्रेशंस कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स बहुत लिमिटेड है, और वो सारे ओवरबर्डन्ड हैं। और आप यंग आर्बिट्रेटर्स को मौका दे नहीं रहे हैं छोटी आर्बिट्रेशंस में।
तो जी। इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम है। एक दो जगह मैंने डिसीजन दिए हैं, इसमें अवार्ड्स पास किए हैं कुछ सालों पहले। पर मेरा जो अपना एक निजी इसमें एक मानना है और आपसे भी उसकी पुष्टि चाहूँगा, वो ये है कि एक तो जो कल्चर है हमारा, एक जिसको हम कहते हैं ना कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन, कि हाउ डू वी एजुकेट पीपल एंड हाउ डू वी मेक देम सेंसिटिव कि आर्बिट्रेशन इज़ द नीड ऑफ आर और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज़ द नीड ऑफ आर। क्यों? क्योंकि देखिए बर्थडे तो बहुत जुडिशरी में हमारे, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो हम बतौर सिटीजन्स, बतौर लॉयर्स कैसे एड्रेस कर सकते हैं? एड्रेस करने के लिए एडीआर हमने एक्ट बना दिया, पर उसमें फिर वही प्रॉब्लम आ गई उनके। क्यों? और इस पे मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर इस पे मैं एक ये जो कहते हैं कि एक पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ जो मुद्दे का है, मुझे लगता है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द आर्बिट्रेटर्स टुडे आर रिटायर्ड जजेस। तो उसमें एक जो एक बेसिक मानसिकता है, क्योंकि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो उस पीढ़ी के हैं जब इंडिया में आर्बिट्रेशन एज अ कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। तो वो वकालत का कॉन्सेप्ट जब ट्रांसलेट कर जाता है आर्बिट्रेशन में, तो वही जो आपने बात बताई कि एविडेंस फिर 8 दिन चलेगा तो 300 सवाल पूछे जाएंगे और फिर उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। जबकि इसको तो आर्बिट्रेशन की डोमेन से हटा देना चाहिए था, क्योंकि टू सिंप्लीफाई द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का इजाद हुआ था हमारे देश में। उसको चाहे आप कंसिलिएशन कह लें, मीडिएशन कह लें, या आप आजकल जो हम इसको आर्बिट्रेशन कह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक फेलियर हुआ। दूसरा, हाउ डू वी एजुकेट पीपल एंड हाउ डू वी क्रिएट हब्स विद इन इंडिया in which we can train up and coming lawyers, law students and even qualified lawyers, जिनको ट्रेनिंग दी जा सके। भाई देखिए, विदेश में अगर ऐसा होता है, इफ टुडे इंडिया हैज टू कॉम्पीट विद द लाइक्स ऑफ सिंगापुर, दुबई, अमेरिका, लंदन, कैसे होगा ये? मुझे याद है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एलसीआई शुरू हुआ था इंडिया में कुछ साल पहले, लेकिन अब शायद नहीं है। ये प्रॉब्लम रही। एंड उसमें ये प्रॉब्लम है कि भाई अगर आप एक इंस्टीट्यूशन को ला रहे हैं पर हम उस इंस्टीट्यूशन को यूज़ नहीं कर रहे, एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा, जो एक मेंटालिटी है हमारे यहाँ देश को लिटिगेशन को लेके, कि आपने एक बात बताई कि अभी भी छोटे शहरों में लोगों की ये प्रॉब्लम है कि यार आर्बिट्रेशन, एक तो एजुकेशन नहीं है आर्बिट्रेशन को लेके। दूसरा, उनको लगता है कि जब दीवानी कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाके मुकदमा हम लड़ सकते हैं वकील साहब से करा के, तो भाई क्यों पैसा फिजूल खर्च करें? क्योंकि पैसे का कॉन्सेप्ट आता है उसमें। क्योंकि अगर हम आर्बिट्रेशन एक्ट को देखें तो उसमें स्कीम्स बनी हुई हैं, टेबल बनी हुई है अब तो पेमेंट की बकायदा, कि इतनी जो रेंज है डिस्प्यूट की, इसमें आपको ये करना होता है। तो ये सारी इतनी सारी उधेड़ बुन है हमारे देश में, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? एक सेकंड, सॉरी, मैं आपकी आवाज़ मुझे थोड़ा सा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, सॉरी। बेसिकली सर, आपका जो सवाल है बिल्कुल पर्टिनेंट है। जी। प्रॉब्लम क्या है, कैसे आर्बिट्रेशन को ग्रो करा जाए। माइंडसेट बहुत जरूरी है चेंज करना, क्योंकि बहुत लोगों का माइंडसेट है आर्बिट्रेशन को रेजिस्ट करना। वो जी। नहीं चाहते हैं कि आर्बिट्रेशन हो, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि आर्बिट्रेशन स्टॉप कर, नहीं चाहते कि भाई जल्दी रिकवरी हो पाए, मैटर जल्दी रिजॉल्व हो। वो चाहते हैं कोर्ट्स में पड़ा रहे सालों साल। तो जिसको जी। पैसे देने हैं वो तो यही चाहेगा कि आर्बिट्रेशन ना स्टार्ट हो पाए, किसी तरीके से उसको रोक सकूं। ये बोल दूं कि एक गलत आर्बिट्रेशन क्लॉज है, मैंने कभी एग्री नहीं किया। तो बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है जो मैं डेली कोर्ट में देखता हूँ। जी। ये अप्रोच चेंज होनी चाहिए, बिकॉज आपको ये समझना है कि आप ये चीजें करके जो सिस्टम है पूरा उसको आप अफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जी। लॉयर्स की भी बहुत मॉरल ऑब्लिगेशन है, मुझे लगता है कि वो भी समझाएं क्लाइंट को अपने भाई के इस तरीके से आपको नहीं करना है, जी। मैटर रिजॉल्व करो और परस्यू करो। फिर अपील पे अपील फाइल की जा रही है, लेकिन हमें ये एजुकेट करना है। जैसे आपने वेबिनार किया है, ये इस तरीके के इनिशिएटिव लेने हैं। सरकार को बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेना है अवेयरनेस का। सरकार तो लॉ बना देती है, इम्प्लीमेंट भी करना है, उसको एजुकेट भी करना है। लोगों को पता ही नहीं है। आप जी। आपसे अगर मैं एमएसएमई की बात करूं, तो एमएसएमईज को खुद नहीं पता कि हमारे फेवर में क्या लॉ है और जी। हम किस तरीके से आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। जो वहां बैठे हैं काउंसिल्स में, उनको भी एजुकेशन नहीं है कि उन्हें किस तरीके से रिजॉल्व करना है। मैं तो ग्रास रूट रियलिटी बता रहा हूँ आपको, मैं जाता हूँ सारी काउंसिल्स में एमएसएमई की। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अवेयरनेस तभी बढ़ेगी जब आप छोटे शहरों में कल्चर प्रमोट करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, स्टेट जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बार बार बोलते हैं कि प्रमोट करो, बट लेकिन वो ग्रास रूट लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन होना है उस पर ही फोकस करना है। छोटी छोटी वर्कशॉप कराइए, छोटे छोटे ये मोहल्लों में जाके आप पूरे पूरे सेशंस कराएं, क्लिनिक्स खोलें कि भाई इससे ये फायदा है, आप आर्बिट्रेशन क्लॉज डालें या ओडीआर करें। उनको पता ही नहीं है, तो वो ये सोचते हैं कि अरे आर्बिट्रेशन तो ऐसी कोई चीज है, कोर्ट से ही सब कुछ होता है। तो वो आर्बिट्रेशन को सीरियसली नहीं लेते। तो उनको अवेयरनेस जब तक नहीं होगी, एजुकेट नहीं करेंगे, लॉ कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जा रहा है बहुत सारे, तो जी। मैं आपको इससे ज्यादा क्या बताऊं। तो आई थिंक अवेयरनेस का ही प्रॉब्लम है, और माइंडसेट चेंज होगा तभी जब हमें अवेयरनेस मिलेगी। एंड आई थिंक यही एक तरीका है जिससे हम आर्बिट्रेशन को ग्रो कर सकते हैं सही सेंस में। जी, नहीं आपने एकदम सही बात कही। इनफैक्ट मैं तो कई बार जब अपने वेबिनार्स भी कंडक्ट करता हूँ तो मैं लोगों से ही कहता हूँ कि आप और हम देखिए, सभी आजकल कितने प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। मैं अपना वेबिनार जूम के थ्रू करा रहा हूँ क्योंकि इसकी एक यूटिलिटी है।
आप जब खाना ऑर्डर करना पड़ता है, आप ज़ोमैटो या स्विगी को यूज़ करते होंगे अगर बाहर से आप खाना मंगाएं अपने घर में। ऐसे ही अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है तो हम अमेज़न का यूज़ करते हैं। तो क्यों करते हैं, मैं लोगों को ये समझा समझा के थक गया हूँ, क्योंकि सर्विस आपको अच्छी मिल रही है। ऐसे अगर आपको जी, लीगल सर्विस अच्छी मिलेगी इस देश में, चाहे वो जुडिशरी के थ्रू हो, चाहे वो आर्बिट्रेशन के थ्रू हो, तो जाहिर सी बात है आप उसको आप समझेंगे कि भाई बार बार हम उस सर्विस को अवेल करें, बिकॉज यू आर गेटिंग अ गुड सर्विस। ये मैं समझता हूँ या हमारी जो मेंटालिटी है इस देश की, उसको बदलना ज़रूरी है। मैं आपको एक बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा। मैंने अपना करियर शुरू किया था दुबई में एक ब्रिटिश लॉ फर्म से, और वहाँ जो यूएई का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि 3 साल के भीतर फ्रॉम देयर लोएस्ट कोर्ट टू देयर हाईएस्ट कोर्ट एक टाइम लिमिट बंधी हुई है कि आपको लिटिगेशन या जो भी डिस्प्यूट होगी उसको कंक्लूड करना है। और वहाँ पे उन्होंने फिर डीआईएसी भी खोला एस आई ए सी के कॉम्पिटिशन में, बिकॉज दे वांटेड यूएई आल्सो टू बिकम एन आर्बिट्रेशन हब। एंड मिडल ईस्ट में भी आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत दबदबा चल रहा है आर्बिट्रेशन कल्चर को लेके। तो वही वाली बात है कि कैसे लोगों को ये हमें समझाने की ज़रूरत है, चाहे वो हमारे चैनल के माध्यम से हो, चाहे वो आपके वेबिनार के माध्यम से हो, चाहे वो जुडिशरी के माध्यम से हो, कि देखिए अगर बिजनेस को सुचारू रूप से करना है और अगर आपको जल्दी जस्टिस चाहिए, तो आपको आर्बिट्रेशन में, जो कि एक कहते हैं ना सुनियोजित और सुनिश्चित एक स्टैच्यूट के अंतर्गत एक चीज़ लाई गई है, उस पर भरोसा दिखाना पड़ेगा। और कोर्ट्स की जो आपने बात कही कि कोर्ट्स को वाकई में इसमें हस्तक्षेप करने की कम से कम आवश्यकता है। ये नहीं कि कोई भी ऑर्डर गया तो चले गए। अब कभी सेक्शन 11 को लेके जा रहे हैं, कभी सेक्शन 9 को लेके जा रहे हैं, कभी 17, कभी 15। इसी चीज़ में अगर हम उलझे रहेंगे तो जो प्रैक्टिकलिटी है बिजनेस की वो सफ़र करेगी। और मैं समझता हूँ आज के देश में और आने वाले समय में ये बहुत ज़रूरत है, युवाओं को ही नहीं, जो लोग अपना व्यवसाय भी करते हैं या जो लोग आर्बिट्रेशन क्लॉज को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कि देखिए अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में, लीगल सिस्टम में, तो उसकी एफिकेसी उतनी होनी चाहिए। और वही आपने बताया कि आप कहीं जा रहे हैं तो लोगों को पता ही नहीं इस बारे में, तो वो फिर सिविल कोर्ट जाएंगे, वहाँ सालों साल करेंगे, कभी कोई एप्लीकेशन लगा दी, कभी कुछ लगा दिया। तो हमारे मेरे ख्याल से वकील बंधुओं को भी समझने की आवश्यकता है कि ये हम सभी के लिए, बतौर लॉयर, बतौर सिटीजन एंड बतौर बिजनेस हब, इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप देखिए हम कोर्ट का कितना हम इसमें बर्डन कम कर सकते हैं। वी एज लॉयर्स ऑल्सो हैव टू बी हेल्पफुल टू द कोर्ट, वी आर ऑल्सो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, तो वी हैव टू हेल्प देम नॉट ओनली ऑन द लीगल साइड बट ऑल्सो ऑन देयर एडमिनिस्ट्रेशन साइड, कि हम उनका जो एब्सोल्युटली। एक बर्डन है उसको हम कम कर सकें। क्योंकि ब्लेम करना बहुत आसान होता है कि देखिए डॉकेट है, तारीखें लंबी मिल रही हैं। भाई अगर तारीखें लंबी मिल रही हैं तो आर्बिट्रेशन एक्ट है। अब आप आर्बिट्रेशन एक्ट में जी, ही अगर उलझ जाएंगे, और अगर हम अपने जजेस को, जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको ट्रेन नहीं करेंगे, जो यंग आर्बिट्रेटर्स हैं उनको ट्रेन नहीं करेंगे, लॉ स्कूल, लॉ कॉलेजेस में आर्बिट्रेशन को ढंग से पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास पढ़ाने के लिए ट्रेनर्स नहीं है, तो फिर कैसे ईज ऑफ जी, बिजनेस होगा। तो मैं समझता हूँ आपने बहुत सारी आज अच्छी बातें की। और एक जो एक और मेरा जो सवाल आपसे निकल के आता है कि आपने एमएसएमई की बात की, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हम कहते हैं इसको, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो ये एमएसएमई का कानून थोड़ा सा इसमें मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें कि क्या है ये। और आपने बताया कि एमएसएमईज को खुद नहीं पता होता उनका हक क्या है। तो एमएसएमईज के जी। लिए क्या क्या कानून है हमारे देश में, अगर थोड़ा सा आप हल्का सा उसको टच कर सकें, और उनके लिए आर्बिट्रेशन कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। सर बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट आया था 2006 में। जी तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस बेसिकली कैसे पता चलता है कौन है, ये सरकार ने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। वैसे तो सेक्शन 7 में बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी जितना है उस हिसाब से डिटरमिन करेंगे। जी बट जून 2020 में अब जो नया क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपका टर्नओवर एंड आपका इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी में ब्रैकेट दिया हुआ है। जैसे जी कि 1 करोड़ तक का आपका इन्वेस्टमेंट अगर है इन मशीनरी और आपका टर्नओवर आ रहा है 10 करोड़ तक का, तो आप फॉल करेंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस में। अगर आपका उससे ऊपर एक्सीड करता है तो आप स्मॉल एंटरप्राइज में आ जाएंगे, 10 से 50। तो इस तरीके से एक ब्रैकेट दिया हुआ है। तो जी आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन है। अगर आप माइक्रो और स्मॉल हैं तो बेनिफिट्स ज्यादा उनको दिए गए हैं, बिकॉज उनको प्रॉब्लम ये होती है कि उनको फियर होता है कि ये सिक इंडस्ट्रीज बन जाएंगी अगर इनके पैसे फंस गए या इनके पैसे नहीं मिले, किसी ने पैसे मार लिए बड़ी कंपनी ने। तो उनका पैसा दिलाना सरकार की प्रायोरिटी है कि उनको सफर ना करें, क्योंकि जी 40% इकोनॉमी हमारे देश की इन पे डिपेंडेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट के फंक्शनिंग और इकोनॉमी में। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपके पैसे किसी ने नहीं दिए और आप एक माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है, तो आप वो पैसे कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं जिनके साथ ये वेंडर्स होते हैं, माइक्रो और स्मॉल एंटिटीज। ये लोग देखते हैं कि जिस स्टेट में बायर सिचुएटेड है, बायर यानी कि जो बड़ी कंपनी है, जी वो बॉम्बे में बेस्ड है और यहाँ एमएसएमई जो है बेचारी ये दिल्ली में बेस्ड है, कानपुर में बेस्ड है। तो ये लोग सोचते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज में जाके देखते हैं कि जुरिस्डिक्शन तो बॉम्बे का है, तो कौन बॉम्बे जाके लड़ेगा, क्योंकि आपको पता है बार्गेनिंग पावर नहीं होती है ये जी छोटी एंटिटीज के पास। ये साइन कर देते हैं अग्रीमेंट एज इट इज। लेकिन सरकार ने जो ये लॉ लाया हुआ है, इस लॉ में ये लिखा है कि भले ही प्राइवेट अग्रीमेंट में कुछ भी लिखा हो, कॉज ऑफ एक्शन वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है। सेक्शन 18 जो एमएसएमई का एक्ट का है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताना चाहता हूँ, जिसपे मैं थोड़ा सा प्रकाशित करूंगा।
जी। पहली चीज ये है कि 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पहले होता है कंसिलिएशन। आपके अगर कुछ पैसे हैं जो कि पे नहीं किए हैं, किसी ने आपके इनवॉइसेस क्लियर नहीं करे, 45 दिन के अंदर अगर वो पेमेंट नहीं आता है, तब आप एक कंसिलिएशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं अपनी फैसिलिटेशन काउंसिल में। हर शहर में, हर जिले में MSEFC काउंसिल्स होती हैं, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल्स। आप उसमें अपने इनवॉइसेस का एक एफिडेविट बना के कि ये मेरे इनवॉइसेस पेंडिंग है, ये मेरा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिससे ये पता चलता है मैं MSME हूँ, और मुझे ये पैसे दिलाए जाए। जी। अब वो लोग क्या करते हैं, वो एक नोटिस भेजते हैं बायर को, भले ही वो कहीं भी सिचुएटेड हो, और वो कहते हैं भाई इसके पैसे दो, आओ कंसिलिएशन में आ जाओ। तो पहले एक सेटलमेंट कराने की कोशिश की जाती है। और अच्छी बात यह है कि 90 दिन के अंदर सब कुछ खत्म होना है। टाइम लिमिट है 90 डेज की, आप इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो यहाँ ये आर्बिट्रेशन से ऊपर एडवांटेज है। आपको पता है आर्बिट्रेशन 1 साल 6 मंथ्स चलती है, जी। ये 90 डेज चलता है, 3 मंथ्स में सब खत्म होना है। अगर कंसिलिएशन फेल हो गया तो नेचुरली ये आर्बिट्रेशन में रेफर कर दिया जाता है डिस्प्यूट, एज पर जी। सेक्शन 18(3). तो पहला स्टेप हो गया कंसिलिएशन। अगर कंसिलिएशन में समझौता नहीं हुआ, सेटलमेंट, लेकिन 90 दिन तो के वो अंदर कहते होना है। हैं 90 दिन के अंदर होना है, जी। और उसको वो आर्बिट्रेशन में रेफर कर देते हैं। मोस्टली सेंटर्स क्या कर रहे हैं, छोटे शहरों में आर्बिट्रेशन खुद ही कर रहे हैं जी। कंसिलिएशन के बाद। ये अभी इशू पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, बट दिस इज हाउ ये लोग अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। उस जी। आर्बिट्रेशन में वो लोग आर्ग्यूमेंट की डेट फिक्स करते हैं, कोई डिटेल्ड प्रोसीजर फॉलो नहीं होता, हुँ। बहुत सिंपल और स्मूथली सिंपल तरीके से डिसीजन आ जाता है। और फिर वो अवार्ड, अगर कोई चैलेंज करेगा तो उसको 75% पहले डिपॉजिट करना है। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज जी। है MSME के फेवर में। और आपको बताना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो मैं भूल ही गया बताना, कि थ्री जी। टाइम्स आपको इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड बैंक रेट। तो कम से कम अरे कभी वाह! कभी प्रिंसिपल भी कम होता है और इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। तो 3 टाइम्स इंटरेस्ट इज अ बहुत ही अच्छा फीचर है ये। तो जी। सेक्शन 15-16 में लिखा है कि आपको इंटरेस्ट 3 गुना मिलेगा डिले पे, अगर पेमेंट्स में डिले हुआ है, और वो भी कंपाउंडिंग एज पर RBI के जो मंथली रेस्ट होते हैं। तो 24 अगर आप देखेंगे सेक्शन, वो कहता है कि MSME के जो ये प्रोविजंस है 15 से 23, ये हर किसी लॉ पे प्रिवेल करेंगे, यानी कि ये किसी को भी सुपरसीड करेंगे, और आप ये नहीं कह सकते कि आर्बिट्रेशन में ये लिखा है। तो ये बहुत अच्छा एक एक्ट है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो वो नॉर्मली कोर्ट्स में फाइल कर रहे हैं, वो जी। आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, जबकि एक्ट में उन्हें स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया हुआ है। ये लॉ है। तो ये जो आपने बढ़िया बात बताई कि भाई मुआवज़े का जो ये इंटरेस्ट है, कंपाउंडेबल इंटरेस्ट मिलेगा, ये कंसिलिएशन के एंड में मिलता है या अगर कंसिलिएशन फेल हो जाए और पार्टी आर्बिट्रेशन में जाए तो ये इंटरेस्ट उनको मिलता है? सर कंसिलिएशन में अगर एक ऑफर दी, कंसिलिएशन में बेसिकली वो बायर से पूछेंगे कि जी। आपने इनकी इतनी इनवॉइसेस का पेमेंट नहीं किया है, आप हुँ। पेमेंट कर दो, डिस्प्यूट खत्म, सेटल जी। करा देंगे। नहीं होता है तो डिले के साथ इंटरेस्ट मिलेगा। वो पार्टीज के बीच की बात है, कभी कभी पार्टीज कहती हैं हम 7% दे देंगे, आठ जी। परसेंट दे देंगे। सेटलमेंट में तो जो दोनों के बीच में अग्री हो जाए। हुँ। लेकिन अगर अवार्ड आता है तो अवार्ड में प्रॉपर 3 गुना इंटरेस्ट मिलता है। तो 3 गुना लगान, चलिए बहुत बढ़िया। तो बात आपने बताई कि जो लोग इसको सुने बाद में और समझें, जो कि अपने उद्योग चला रहे हैं, लघु उद्योग चला रहे हैं इस देश में, उनके लिए देखिएगा एक सुनिश्चित कानून है हमारे देश में, जो तारिक साहब ने बहुत इसकी सुंदर व्याख्या की, किस तरीके से आपको अपने हक का पता होना चाहिए। और यही हम कहते हैं हमारी मुहिम है इस चैनल के थ्रू कि आप तक इन और चीज़ों को हम लाएं। एक चीज जी। मैं जी। बताना भूल गया, इसमें जूरिस्डिक्शन सर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कानपुर में रजिस्टर्ड है तो जी। जूरिस्डिक्शन कानपुर का होगा, भले ही कॉज ऑफ एक्शन बॉम्बे में हुआ हो या कुछ अग्रीमेंट कुछ भी कहता हो। जी। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जहां पे सप्लायर का ऑफिस सिचुएटेड है, जी। वहीं पे ये कंसिलिएशन फाइल होगी और वहीं पे केस चलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको हैरेसमेंट नहीं होगा। अच्छा। तो एक छोटा-सा उदाहरण आपसे इसमें पूछना चाहूँगा। तो मान लीजिए मेरा उद्योग अगर अभी नोएडा में है और आप मेरे सप्लायर हैं, आप मान लीजिए आप रहते हैं कानपुर में, है ना? तो फिर जी। मैं कहाँ अपना केस शुरू कर सकता हूँ, कानपुर में या नोएडा? नोएडा। नोएडा में। नोएडा, भले ही अग्रीमेंट में कानपुर लिखा हो, फिर हुँ। भी आप नोएडा में ही फाइल करेंगे जहां आप रजिस्टर्ड है, जहां जी। MSME रजिस्टर्ड है। उसी जगह पे 18(4) क्लियरली कहता है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ है, अग्रीमेंट क्या कहता है, जी। उसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है कि हुँ। पार्टीज एक प्राइवेट अग्रीमेंट से ना स्टैच्यूट को ओवरराइड नहीं कर सकते। जी। स्टैच्यूट ने ये राइट दिया हुआ है फॉर MSMEs कि जहां आप रजिस्टर्ड हो, जुरिस्डिक्शन वहीं बनेगा। इतनी बढ़िया-बढ़िया आज आपने देखिए बातें बताई और मैं तो समझता हूँ कि इससे कहीं आपके बिलेबल्स कम ना हो जाएँ। मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि आपके पास आएँ और केस कराएँ बाकायदा, क्योंकि इतनी अच्छी आपने नॉलेज दी है। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ जी। कि गूगल और यूट्यूब पे देखिए, आपको एक लिमिटेड नॉलेज मिलती है, लेकिन इससे ना तो आप डॉक्टर जी। बन सकते हैं, ना आप वकील बन सकते हैं, किसकी और भी पेचीदगी होती है और भी बारीकियाँ होती हैं। कानून में क्या लिखा है, कागज़ में क्या लिखा है, दूसरी पार्टी का क्या अंदेशा है, उसकी क्या मंशा है, ये सब वकील से मैं समझता हूँ बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसके साथ ही मैं थोड़ा-सा 1-2 सवाल आपसे और कर लेता हूँ, आपके काफ़ी बिलेबल आवर्स आज मैं ले रहा हूँ।
उसके लिए मुझे क्षमा अरे कीजिएगा। लेकिन एक दो सवाल आपके और भी, क्योंकि मैंने देखा आपने एक पुस्तक भी लिखी कुछ सालों पहले, ऑन द राइज करके। आजकल मैं देखता हूँ कि लाइव लॉ और बार एंड बेंच, जो कि हमारे बहुत ही विकसित लीगल जर्नल चैनल से, वहाँ के आपके आर्टिकल्स लगातार छपते हैं, बाकी मैगजीन्स में, अखबारों में आपके आर्टिकल्स छपते हैं। तो मेरे दो सवाल हैं। एक तो आप वक्त कहाँ से निकालते हैं इतना सब काम करने के लिए, बिसाइड्स आपका जो बिलेबल्स हैं? दूसरा, जो हमारे जो यंग बच्चे हैं जो ये आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, उनके लिए आपकी टिप्स मुझे बताइए कि आर्टिकल लिखने के लिए क्या एक थॉट प्रोसेस, क्या एक रिसर्च प्रोसेस होनी चाहिए, जिससे वो बच्चे जो आर्टिकल लिखना चाहते हैं, उसको पब्लिश करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकें? सर, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कल रात को जब मैं लेट नाइट तक काम कर रहा था तो मैंने एक पोस्ट डाला इंस्टाग्राम जी। पे। उसमें मैंने लिखा, फॉलो अ ड्रीम दैट्स वर्थ मोर देन योर स्लीप। ये मैंने लिखा खुद से, और जी। मैंने सोचा कि लोगों को मैं ये बताऊं। आई नो कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप स्लीपलेस नाइट्स हर रोज होनी चाहिए, या आप डिप्रेशन में आ जाएं, या काम को प्रायोरिटी दें और फैमिली को भूल जाएं। ये बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं। आई थिंक सब कुछ बहुत जरूरी है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ और मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मैं जो चाहता हूँ मैं करता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि सिर्फ जो आपकी एक जॉब है, उससे हट के आपको अगर अपना नाम कमाना है, आपको कंट्रीब्यूट करना है। मुझे एक मेरे एक रोल मॉडल है, उन्होंने मुझे बोला था, इम्पार्टिंग नॉलेज एंड जी। शेयरिंग नॉलेज इज द बेस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। मैं इस पे बिल्कुल सही तरीके से यकीन रखता हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं अगर आर्बिट्रेशन में अच्छा हूँ, मैं नहीं कहता मैं हर सब्जेक्ट में अच्छा हूँ। मेरे जितने आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे वो कमर्शियल लॉस पे ही दिखेंगे आपको, एमएसएमई और जी। आर्बिट्रेशन। ये दो चीजों में मैं दिन रात मैं यही पढ़ता हूँ, यही कर रहा हूँ पिछले कुछ 7-8 सालों से। और मैं इन्हीं में ही पैशनेटली बिलीव करता हूँ कि इसको बेटर कैसे किया जाए। मुझे जी। सिर्फ यही मतलब नहीं है कि भाई इंसान अपना केस करे और खत्म। मैं लिखता इसलिए हूँ ताकि जूरिस्प्रूडेंस आगे हो, लोगों को सिंप्लीफाई करके बच्चों को समझ में आए। जी। उनको एक कॉन्सेप्ट अगर कोई डाउट है तो किताबों को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जी। यही लॉजिक था मेरा किताब लिखने का भी, ऑन द राइज। बिकॉज मुझे लगा कि ऐसे मेरे जैसे बच्चे जिनको शाय नेचर होता है इनहेरेंट, वो नहीं अप्रोच कर पाते किसी से, गाइडेंस को अप्रोच नहीं पहुंचते। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज की कमी अभी भी नहीं है। जो कमी है वो है प्रॉपर गाइडेंस की। इसीलिए मैंने एक ऑन द राइज किताब लाया, जिसमें आपके जैसे मैंने बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ रिक्वेस्ट करके, उनसे इंटरव्यू करके, जी। मैंने उनसे पूछा क्या टिप्स हैं, कैसे कर सकते हैं, उनकी जर्नी को कवर किया, जो इंस्पायरिंग स्टोरीज थी, जो कहीं से जीरो से उठ के आए हैं कुछ लोग। कुछ लोगों ने अलग रास्ता चुना, बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, और वो पहुंचे अपने मुकाम पे। ताकि होप और मोटिवेशन से मुझे लगता है इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और जितना आप मेहनत करोगे उतने आप लकी होते रहोगे लाइफ में। जी। तो मुझे लगता है कि मेहनत से ही सब कुछ है, और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं अलग से वर्क करता हूँ। जब मेरे ऑफिस के खत्म हो जाते हैं टाइमिंग्स, तो कभी रात को कोई अच्छी जजमेंट आई तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सोचता हूँ क्यों ना इसको शेयर किया जाए सबके साथ। उस पे मैं आर्टिकल लिखने बैठता हूँ, 6 घंटे लगते हैं, कभी कभी शुरू में एक हफ्ता लगता था एक आर्टिकल लिखने में। तो जजमेंट पढ़ने से वो अप्रोच चेंज हुई, आउटलुक आया लाइफ में, और यही सब्जेक्ट पे मैं फोकस करता रहता हूँ। तो लिखना बहुत आसान हो गया, कुछ आर्टिकल्स में 2-2 घंटे में भी लिख लेता हूँ। जी। तो लिखने का एक तो यही है कि जितना आप द मोर यू प्रैक्टिस उतना आसान होता रहता है। शुरू में लगता है कि कैसे लिखें। लिखने का बहुत सिंपल तरीका है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज, कि आर्टिकल जब आप लिख रहे हैं तो इट शुड बी समथिंग जो लोगों को बेनिफिट करे। पढ़ने वाले को मजा आना चाहिए। कुछ ऐसी बोरिंग चीज पे जिसपे 1000 आर्टिकल पहले ही लिखे हुए हैं, कोई फायदा नहीं है। जी। आपका आर्टिकल कोई नहीं पढ़ेगा। और उन कॉन्सेप्ट को आप देखें जिसपे कुछ नहीं है। जैसे मैंने अभी आजकल, आपने मेरा आर्टिकल देखे, कॉन्फिडेंशियलिटी पे मैंने लिखा, जी। मैंने आर्बिट्रल इम्यूनिटी पे लिखा। इन पे कोई जूरिस्प्रूडेंस नहीं। तो जूरिस्प्रूडेंस आप निकालें, अपने व्यूज शेयर करें, तो लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। फिर आप अपना आर्टिकल का हेडिंग बहुत अट्रैक्टिव रखें। क्योंकि अगर मैं एक बोरिंग से आर्टिकल की हेडिंग पढ़ूंगा, मैं खोलूंगा भी नहीं। तो मुझे लगता है 50% इज द टाइटल। टाइटल कैची हुआ तो लोग ओपन करेंगे, और उसके बाद बाकी का 30% इज जो आपकी शुरू की 3-4 लाइनें, हाउ यू स्टार्ट। अगर वो बोरिंग लगा, फोन पे ही पढ़ते हैं लोग, तो लोग नहीं पढ़ेंगे। जी। मैं जैन सर को भेजता रहता हूँ आर्टिकल्स, और शायद उसमें से कुछ जैन सर ने पढ़े हो, एंड आई एम श्योर वही जी। पढ़े होंगे एकदम एकदम जो पढ़े थोड़े हैं। जी। कैफी लगते हैं। जी। तो मकसद यही होता है कि फिर आप लोगों को भेजें, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। और अगर आप अच्छा कंटेंट लिखेंगे तो आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा, बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा। एंड स्लोली स्लोली पीपल विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग कि यार ये इंसान है, ये इस पे लिखता है। तो जी। आपकी उस फील्ड से जोड़ने लगेंगे। और जब भी कोई उसका जिक्र आएगा तो लोग आपसे, आपके पास रीच आउट करेंगे। तो मुझे ये लगता है आर्बिट्रेशन ने मुझे ऐसे हेल्प किया है, राइटिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया है। वरना मुझे कोई नहीं जानता था इस शहर में, कोई लॉयर नहीं जानता था। तो मुझे लगता है दोस्त बने, बड़ों का मुझे सपोर्ट मिला, बहुत जैन सर का सपोर्ट मिला। तो वो यही रीजन है कि अगर आप लिखते रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो मेहनत जाया नहीं जाती। मेहनत लोग देखते हैं। और आप लोग लिखें, कोई पब्लिश नहीं कर रहा है अगर, तो आप अपने लिंक्डइन पे पब्लिश करें। जी। लेकिन कंटेंट अच्छा लिखें, भले ही 1 महीने बाद लिखें, आर्टिकल अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं।
और टॉपिक अच्छा चुनें, किसी की गाइडेंस लें, और शुरू में अगर मुश्किल लग रहा है तो किसी को सपोर्ट करें एज अ रिसर्चर, एज अ असिस्टेंट। वो आपको गाइड करेगा। इसीलिए मैं बहुत जूनियर्स के साथ को ऑथर करता हूँ ताकि उनको मोटिवेशन मिले। और मैंने देखा है बहुत सारे वो लोग बाद में फिर ऑथर कर रहे हैं अपने अपने आप अच्छे जर्नल्स में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जी, इतनी आपने बढ़िया बात बताई। इस पे एक छोटा सा शेयर अर्ज कर देते हैं इस वक्त, जो कि कहता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यारो। और आपने इतनी तबीयत से कोशिश की, इतने आप लगे रहे, अपनी मेहनत में डटे रहे, और उसका देखिए आज फल कि बार एंड बेंच, लाइव लॉ, न जाने कहाँ कहाँ आपके बढ़िया बढ़िया जगह आर्टिकल छपते हैं, लोग पढ़ रहे हैं, उसको सराह रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। एक पेनल्टीमेट क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूँ, क्योंकि आज आप सिर्फ मतलब फुर्सत से मैं बात कर रहा हूँ, और कभी बड़ा मुश्किल से हो पाता है कि लोग आए और शो में, फिर मुझे लगता है कि अब तो सारे मुझे इनसे सवाल जवाब कर लेने चाहिए। वो ये कि अब हम जी रहे हैं संक्रमण के दौर पर अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इसने दो चीज़ें ये दिखा दी कि वर्क फ्रॉम होम मुमकिन है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज मुमकिन है, और आर्बिट्रेशन ऑनलाइन भी मुमकिन है, जिसको हम अब ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी कह रहे हैं, ओडीआर भी कह रहे हैं एडीआर के बदले। तो क्या क्या आपने तब्दीलियां पाई अपने वर्क कल्चर में, अपने काम करने के शैली में, तरीके में, एंड वेयर डू यू सी द फ्यूचर ऑफ वर्क फ्रॉम होम एंड ऑनलाइन और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? सर मुझे तो लगता है वर्क वर्क फ्रॉम होम ब्लेसिंग है डिसगाइज में। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी चीज है। मैं मानता हूँ बहुत वकीलों को परेशानी हुई है जो कि डेली अपीयरेंसेस पे डिपेंड करते थे क्योंकि कोर्ट्स बंद हो गए। लेकिन जी अगर ये पॉसिबल हुआ और सब लोग इक्विप हो गए वर्चुअली इन फ्यूचर, क्योंकि इस बार हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमने इसको ऐसे लिया कि जैसे कि कोई चीज हम पे इम्पोज करी गई है। लेकिन मुझे ये लगता है इसे हमें एवोल्यूशन की तरह लेना चाहिए, बिकॉज लॉ भी इवॉल्व होता है और टेक्नोलॉजी का क्यों ना इस्तेमाल करें। आपको भी पता है सर, हम लोग कोर्ट जब जाते हैं, मैं आपको देखता हूँ, तो आपको भी अपने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ऑफिस से कोर्ट आने में कितना टाइम लगता है। जी पार्किंग ढूंढना एक अलग चैलेंज, उसके बाद एक मैटर से दूसरे कोर्ट में भागना, पूरा दिन निकल जाता है। जी। गलती से अगर एक मैटर हमारा 30,000 में हो और दूसरा अगर हमारा द्वारका में हो, तो आपको पता है बस कि हमें क्या क्या करना इम्पॉसिबल है है। या सर। रोहिणी में मैटर लग गया तो आप नहीं हो कुछ ले ही नहीं सकता। सकते। जी और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये पता ही नहीं होता है सर्टेनिटी कि आएगा कि नहीं आएगा। हाई कोर्ट में जी तो मैं अभी जब बीच में कोर्ट्स खुले थे तो मैं जाता था, तो पूरे पूरे दिन वेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है कि मैटर जैसे ही आने वाला है उससे इमीडिएटली पहले आके कर लो। और बाकी यहाँ से मैं मद्रास के मैटर कर पा रहा हूँ, कश्मीर के मैटर किए, हिमाचल के जी। किए। ये सब पॉसिबल ही नहीं था पहले। तो हम्म, मुझे लगता है पॉजिटिव साइड देखें, टाइम बहुत प्रोडक्टिव हुआ है, आपको बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट और स्मूथ हो गया है सब कुछ। कुछ लोग होंगे जिनको डिफिकल्टी होगी, तो मुझे लगता है हाइब्रिड मॉडल मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। और जी एक सर्वे भी अभी आया है जिसमें दुनिया भर के लोगों ने बोला है कि हमारी सैलरी आप भले ही कम कर दो, 10 से 15% का कट ऑफ कर दो, बट हमें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दो। और जी आई थिंक इसमें कुछ हर्ज नहीं है, बिकॉज आपके खर्चे बहुत कम हो गए हैं। आपको जो अननेसेसरीली बैठना पड़ रहा था ऑफिस में और पूरा टाइम ट्रैफिक में, ट्रैवलिंग टाइम कम हो गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने एक्सप्लॉइटेशन का इसको एक नया तरीका बना लिया है, क्योंकि वर्क जी। फ्रॉम होम को लोग समझते हैं कि इंसान 24 घंटे अवेलेबल है। और हम्म, बहुत लोग ये डिसिप्लिन नहीं ला पा रहे हैं कि वो ऑफिस वाला फील नहीं आता, तो देयर प्रोडक्टिविटी हैज गॉन डाउन। सो जी इसीलिए जिसको सूट करता है, मुझे लगता है आर्बिट्रेशन तो खैर बहुत ही स्मूथली वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे चल रही है। सो आई थिंक वर्चुअल प्लेटफॉर्म शुड स्टे। और ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है आर्बिट्रेटर्स को, रिसोर्सेज का बहुत अच्छा यूज हो रहा है और प्लस हम टाइम बहुत इन्वायरमेंट बच को रहा बचा पा है। रहे हैं, हम वी आर पॉल्यूटिंग लेस। एब्सोल्युटली, एंड नाउ द स्काई इज क्लियर। आप अगर जी देखें, मैं हर रोज मैंने तो कभी जिंदगी में आई थिंक दिल्ली में पहले तारे ऐसे नहीं देखे थे, आजकल तो हर जी, रोज नीला तारे दिख आसमान रहे नहीं हैं। दिखता सो था। तो जी नेचर ने अपना खुद एक नया तरीका निकाला है हम लोग को संभालने का। और आई थिंक कोई जरूरत नहीं है फोर्स करने की लोगों को फिजिकली आओ। मुझे लगता जी है ऑप्शनल होना चाहिए, और जो चीज हो सकती है वो वर्चुअल होना चाहिए, जो नहीं हो सकता उसके लिए आप फिजिकल हियरिंग फिक्स करें। जी। इतनी बढ़िया बातें की तारीख से आज आपने हमसे, और प्रोग्राम के में अंत में आ चुके हैं, लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि एक तो आपने हमें वक्त दिया सुई सुन पे आने के लिए, और साथ ही इतनी बढ़िया बढ़िया बातें की, चाहे वो एमएसएमई को लेके हो, चाहे वो आर्बिट्रेशन को लेके हो, चाहे वो यंग बच्चों को लेके उनका मार्गदर्शन करने की हो। तो इसके लिए एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्र को समाप्त करने से पहले हमारी एक परंपरा है कि हम हमेशा अपने अतिथियों से एक गुजारिश करते हैं कि जाते जाते क्लोजिंग कमेंट ज़रूर दें। और जब मैं क्लोजिंग कमेंट्स मांगता हूँ तो मैं सिर्फ यूथ, जो मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, सिर्फ यूथ का मतलब युवाओं से नहीं, उनका मतलब उन लोगों से भी हुआ, यंग एंड माइंड एंड यंग एट हार्ट। तो उनके लिए दो शब्द कहें। हम सर वैसे तो आपसे अच्छा कोई नहीं होगा हम यंगस्टर्स को बताने के लिए, बिकॉज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने जेन्युइनली बहुत यंगस्टर्स को मोटिवेट किया है और काफी अच्छा कंटेंट आप शेयर करते हैं। मैं पर्सनली बहुत पढ़ता हूँ आपके पोस्ट। तो आई थिंक मोटिवेशन के लिए तो ऐसे मुझे लगता है यूथ को फॉलो करना चाहिए आप जैसे लोगों को, एंड टू गेट इंस्पायर्ड और अच्छा सही मकसद आइडेंटिफाई करें लाइफ में और पॉजिटिविटी फैलाएं।
नेगेटिविटी बहुत है दुनिया में ऑलरेडी, लेकिन मुझे लगता है आपको अपने आप को नेगेटिविटी से रखने की दूर ज़रूरत है। जी। और फेलियर बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में और इनेविटेबल है, आएगा। आपको उसको गिव अप नहीं करना है। आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया, तो खत्म हो गया आप, वरना आपको पता नहीं था आप मंजिल के बहुत पास थे। तो सक्सेस लोगों के लिए अलग होती है, कुछ लोगों के लिए पैसा सक्सेस है। मुझे नहीं लगता पैसे से सक्सेस का आप किसी के डिटरमिन कर सकते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल है। सक्सेस हर किसी के लिए अलग मीनिंग होता है, लेकिन आप जब तक कोशिश कर रहे हैं और गिव अप नहीं कर रहे हैं, अपने पे कॉन्फिडेंस है, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं लाइफ में। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है कि वो अच्छा कर रहा है, वो बुरा कर रहा है। जो दिल कहे आप उसको सुने, और ऑनेस्ट एफर्ट्स अपने आप अगर कहीं पुट करेंगे और आपकी इंटेंशन अगर ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई चीज़ रोक सकती है दुनिया में। बस मेहनत करिए और विज़न अपना प्रॉपर रखिए। किसी को हार्म मत करें, किसी के साथ गलत मत करें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें और नेगेटिविटी प्लीज़ स्प्रेड ना करें। दैट्स माय ओनली मैसेज। जी, थैंक यू सो मच तारिक साहब, आपने इतनी बढ़िया बातें की, साझा किया अपने अपने समय को हमारे साथ। और प्रोग्राम के अंत में एक छोटा सा शेर तारिक साहब की इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। वो ये है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जहाँ भी चलेंगे रास्ता बनता जाएगा। तारिक साहब ने अपने जीवन की यात्रा में, अभी यंग ही वकील हैं, मैं भी यंग हूँ, मैं बहुत बुजुर्गवार नहीं हूँ, लेकिन तारिक साहब यंग वकील होकर भी इतना कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, बच्चों के लिए, हमारे कानून के क्षेत्र में इतना उन्होंने ऑलरेडी योगदान दे दिया है। तो मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, आपको स्वस्थ रखें, आपके परिजनों को स्वस्थ रखें। और साथ ही मैं अपने दर्शकों से हमेशा अपील करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इस नेगेटिविटी के दौर पे अगर हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप तक रख पाए हैं, कुछ अच्छी बातें आप तक साझा कर पाए हैं, तो हमारे इस चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए, दूसरों तक हमारी बातों को रखिए इस मंच के ज़रिए। और इसको सबसे सरल तरीका है ये करने का, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।